अग्रवाल और आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 3 आखिरी पार्ट। और उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर भी खत्म हो रहा होगा। तो आज यार हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे होंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मीडियम क्या होता है, एक जो मेरा सेल होता है जिसको मैं रिमोट के अंदर डालता हूं उसको और एफिशिएंट कैसे बना सकता हूं, उसके अंदर मैं और चार्ज कैसे डाल सकता हूं, प्लस जो मेरे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़े थे, आज उसके काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम निकाल रहे होंगे। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, यहाँ पे आपको इंडिया का सबसे प्रीमियम कंटेंट मिल रहा होगा। जैसे फिजिक्स में है उसी प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर तो हमने एनिमेटेड कंटेंट भी यार आप लोगों के लिए बनाया है। आप जाके ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं। 11th के बेसिक्स प्लस 12 सब तगड़े तरीके से करा रखा है। शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार आखिरी लेक्चर को इस चैप्टर के। तो पहला यार हम पढ़ रहे होंगे डाइलेक्ट्रिक अपने आप में क्या चीज है। अब यहाँ पे यार मैं दो स्लाइड्स बनाता हूँ, एक तो ये ब्लैक वाली जो कि सुंदर आपको समझाने के लिए बनाई जाती हैं, और साथ में पैरेलल आपके नोट्स होते हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नोट्स की लिंक दे रखी होगी। तो अब जैसे डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो 2020, 2016, 2010 में आ रखा है। भैया वो सब तो ठीक है, पर डाइलेक्ट्रिक अपने आप में है क्या चीज। मैंने कहा यार हर चीज को एफिशिएंट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ियां आती हैं आज के दिन थोड़ी फास्ट और लग्जूरियस गाड़ियां आती हैं, उसी प्रकार से मान लो मैं आपको कहूं कि जिस रिमोट को आप यूज करते हो अपने एसी को ऑन ऑफ करने के लिए, उसके अंदर जो सेल बैटरी डलती है वो इतनी बड़ी है। अभी तो इतनी डालते हो छोटी छोटी, पर मैं बोल दूं कि यार इतनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी बैटरी को डालने के लिए इतना बड़ा रिमोट बनाना पड़ेगा। अब इस रिमोट को यूज करने से बेहतर तो मैं वहां पे जाके खुद ही टच कर लूं। तो हमें और एफिशिएंट मेथड बनाने पड़े इस बैटरी की साइज को छोटा करने के लिए। वहां पे हमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम की सहायता मिली। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अपने आप में एक मीडियम होता है। भैया मीडियम है, नहीं समझा ये क्या क्या चीज है, अब भैया मैं पकड़ नहीं पा रहा। इनकी मदद से आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाते हो एक सेल के अंदर, एक कैपेसिटर के अंदर, एक बैटरी के अंदर। भैया क्या होता है, ये कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं इंसुलेटर है। टेक्निकली बात करें तो कुछ भी नहीं है यार। ये ना तो एक कंडक्टर है, ना ये एक सेमीकंडक्टर है, ना ये एक इंसुलेटर है। ये अपने आप में एक नई ही प्रजाति है। क्या प्रजाति है? ये अपने अंदर से करंट तो अलाउ करता नहीं है जैसे कंडक्टर होता है। कंडक्टर को तो आप एकदम से तार है मेटल का, कॉपर का, छुओगे करंट लग जाएगा, वो तो अपने अंदर से करंट अलाउ करता है। फिर एक होता है कि यार एकदम इंसुलेटर हो गया, हार्डकोर इंसुलेटर, उसके अंदर से कुछ भी पास नहीं करता। उसके अंदर से ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी, उसके अंदर से ना करंट पास करेगा। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा बिचोला है जो करंट को तो अलाउ करता नहीं है पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आ जाने देता है। क्या कह रहा है? डू नॉट अलाउ करंट बट अलाउज डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट कैसे अलाउ कर पाता है? भाई करंट तो जाने नहीं दे रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड जाने दे रहा है, ऐसा कैसे? इनफैक्ट आप जब यार अभी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट नहीं हुआ तब आप और अच्छे से समझोगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे कि जो भी एक वायर होता है, मान लो ये कॉपर वायर है जिसको जूम करके मैंने बना दिया। अब क्योंकि ये कंडक्टर होता है तो इसके अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, अब इसके अक्रॉस आप हमेशा बैटरी लगाते हो ना, एक सर्किट होता है उसमें एक बैटरी लगाई, जैसे गाड़ी में बड़ी बैटरी, रिमोट में छोटी बैटरी लगाती है। तो बैटरी के अक्रॉस आपने देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है या 12 वोल्ट की बैटरी है। 12 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बेसिकली इधर अगर 12 वोल्ट है तो इधर 0 वोल्ट है। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यार अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं कि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। यस और नो? क्या मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है? हाँ जी भैया, बताया था आपने। तो अब होता क्या है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से जाती है, इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना? F इक्वल टू QE होता है। और Q यहां पे क्या है? अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे दूसरी डायरेक्शन में भागना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सारे दूसरी तरफ भागना स्टार्ट होते हैं और हमें करंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? करंट मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ बच्चों के डाउट आ सकता है कि अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है तो करंट तो होना ही चाहिए। हाँ, वो कंडक्टर में होता है, पर ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी पर करंट नहीं आ रहा होगा। आपने कहा भैया ठीक है, थोड़ी थोड़ी वाइब आ रही है, पर रियलिटी में आम जिंदगी में देखें तो कौन से मटेरियल है? देखो यार, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड में ये आपके सेरेमिक्स हो गए, पेपर हो गए, ग्लास हो गए, ये कुछ मटेरियल हो गए। लिक्विड में आपका डिस्टिल्ड वाटर हो गया, गैसेज में आपकी नाइट्रोजन गैस हो गई, हीलियम गैस हो गई, ये आपके मेटल ऑक्साइड्स हो गए। ये कुछ एग्जांपल हैं। आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, ये गूगल से निकाले मैंने, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक वाइब आ जाए इसलिए मैंने
कि अपने आप में डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, कुछ नहीं, नाइट्रोजन गैस होगी वो भी अपने आप में डाइलेक्ट्रिक है। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके भैया, अब थोड़ा और बताओ इनके बारे में। अब यार ऊपर ऊपर से जाएंगे थोड़ा, मैं इतना डेप्थ में भी नहीं जाएंगे क्योंकि यार हमें एडवांस के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, पर आपको समझ एकदम से परफेक्ट आ जाएगा, एनसीईआरटी में है उससे ज्यादा आ जाएगा। ये अपने आप में मान लो यार एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक लिख दिया। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे यूं पेयर में होते हैं, ऐसे यूं पोल बना रखे होते हैं इन्होंने, ठीक है, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे मैंने मान लो कंचे पकड़े और ऐसे यूं डाल दिए, उसी प्रकार से यूं सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कोई पॉजिटिव इस तरफ मुंह करके बैठा है, कोई पॉजिटिव इस तरफ मुंह करके बैठा है, कोई नेगेटिव इस तरफ, कोई नेगेटिव इस तरफ, ठीक है। बेसिकली क्लास के कपल्स है ये, पॉजिटिव नेगेटिव राहुल नेहा साथ साथ में घूम रहे हैं, कोई कपल इस तरफ जा रहा है, कोई कपल इस तरफ जा रहा है, कोई कपल इस तरफ। अब होता क्या है, मान लो भाई बजरंग दल आ गया वैलेंटाइंस डे पे। बजरंग दल यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जनरेट करी? मैंने कहा यार बजरंग दल की बात करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या हमने ये पढ़ा था कि यार एक जो आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है उसके अंदर आपकी शीट्स ही तो होती हैं। ये एक इनफाइनाइट शीट हो गई, ये एक इनफाइनाइट शीट हो गई, इनको बहुत पास पास चिपका के रखते थे, उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल देते थे। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलती थी? सिंगल प्लेट की बात करें तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। और मैंने कहा यार ये जो 2 एप्सिलॉन नॉट आप नीचे लिख देते थे, आपने कभी सोचा कि भैया ये एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के अंदर है? क्या है एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। अगर कोई और मीडियम होता, डाइलेक्ट्रिक होता, तो डाइलेक्ट्रिक बोले तो नाइट्रोजन, हीलियम या कोई और सिरेमिक होता तो भाई आपका एप्सिलॉन नॉट को के से मल्टीप्लाई कर दो। ये के क्या है? के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। भैया क्या बता रखा होगा पेपर के अंदर? हाँ, के 2 हो सकता है, के की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, कोई एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो आपके प्रश्न में दे रखी होगी। तो अगर मैं आपको कह देता हूं कि यार बजाय वैक्यूम के, वैक्यूम में तो मुझे पता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट है, मैंने यहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, और वो जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक रख दिया मतलब पूरे में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इसके चारों तरफ डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? मैंने कहा देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसकी नई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बटा 2। अब जो आपकी परमिटिविटी है वो के टाइम्स हो गई है, ज्यादा हो गई है परमिटिविटी, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में है परमिटिविटी। तो क्या आपको समझ में आया? ई डैश जो है वो लेस देन आपकी वैक्यूम से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपकी हो गई है स्ट्रेंथ वाइज अगर हम देखें। मैंने कहा भैया हाँ ये तो आपके पिछले क्लास में आपने बताया थे, कुछ कुछ चीजें हमने रिवाइज कर ली, बहुत बढ़िया। अब जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट तो मेरी ये रही, देखो आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, एक प्लेट मेरी ये रही, और इन दोनों के बीच में मैंने क्या करा, ब्लू कलर का ये डाइलेक्ट्रिक दिखा दिया। ब्लू कलर का नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए, डाइलेक्ट्रिक का कलर ब्लू नहीं है, ये बस आपको प्रेजेंटेशन के लिए। अब जो हमारी प्लेट होती थी यार, उसके ऊपर हम बोलते थे ना कि यार कुछ सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा, और दूसरी के ऊपर कुछ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका कितना होता था, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आ जाता था, इन दोनों तरफ तो जीरो हो जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, कट कटा के लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। आपने कहा हाँ। अब मेरे को ये बताओ कि यार इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट था। अब जैसे ही मैंने एक बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, ये ब्लू वाला, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो क्या मैं बोल नहीं सकता कि यार अब शायद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। बेसिकली जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्रॉप हो गई। तो जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप हो गई। अब आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं भैया ठीक है ये मेरे को समझ में आ रहा है कि आप नीचे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट को के से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रॉप हो जाती है, पर ऐसा हो क्यों रहा है थोड़ा समझाओ। तो वापस आते हैं यार बजरंग दल वाले एग्जांपल पे। तो मैंने अभी आपको बताया जब डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर से कोई दबाव नहीं डाल रखा होता, तो सब पार्क में कपल मस्त घूम रहे हैं, राहुल ने हाँ एक इस तरफ जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है, बेंच पकड़ रखी है सबने एक। अब हुआ क्या, मैंने यहां पे तो एक पॉजिटिव प्लेट निकाली, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेट रखी। क्या मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी जिसको मैं ई नॉट बोल सकता हूं, यस और नो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते ही अब मुझे बताओ जो पॉजिटिव होगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा ना। अरे नहीं समझे, पॉजिटिव तो अपने आप में एक चार्ज है, तो ये तो इस तरफ जाना चाहेगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। आई होप हमें ये बेसिक्स पता होंगे। जो पॉजिटिव चार्ज है
तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा, वो इस तरफ ही भागेगा। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि फोर्स उसका उल्टी डायरेक्शन में उस पर लग रहा है। तो होता क्या है इससे कि सारे नेगेटिव वाले तो इस तरफ इकट्ठा हो जाते हैं भाई, नेगेटिव वाले तो सारे इस तरफ इकट्ठा हो गए, हाथ अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं ये, ठीक है, प्यार बहुत पक्का है इनका, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इस तरफ भागे नेगेटिव इस तरफ, क्योंकि साथ में जुड़े हुए हैं। और पॉजिटिव आपके सारे इस तरफ इकट्ठा हो गए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट। अब ये जो बीच के सारे हैं, क्या मैं बोल सकता हूं एक तरह से ये दो सब एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं। तो एक तरह से अगर मैं चार्ज देखूं तो नलीफाई हो रहा है। पर मैं यूं बोल सकता हूं ये जो लेफ्ट वाली साइड है इसमें नेगेटिव थोड़ा ज्यादा है, सारे के सारे एक साथ नेगेटिव हैं। तो ये वाली जो साइड है, इतनी वाली जो साइड है, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ चुका है, माइनस सिग्मा पी बोल सकता हूं। एंड सिमिलरली ये वाला जो राइट साइड वाला कॉर्नर है डाइलेक्ट्रिक का, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, जिसे मैं सिग्मा पी बोल सकता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब क्या मैं बोल सकता हूं, इस तरफ आपका पॉजिटिव है, इस तरफ आपका नेगेटिव है, तो एक अंदर ही अंदर एक और छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी जनरेट हो जाएगी। अबे हाँ या ना, डाइलेक्ट्रिक के भीतर भीतर विद्रोह हो गया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। क्यों? क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव आ चुका है, थोड़ा चार्ज एक्यूमुलेट, लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो अब ये जो उल्टी डायरेक्शन में, जो यहां पे जूम करोगे मैंने छोटी सी लिख भी रखी है, ईपी, हो क्या रहा है, ऊपर तो जा रहा है ई नॉट, अंदर वापस जा रहा है ईपी, ठीक है। और इन दोनों को जब आप सम करके लिखोगे, इन दोनों को जब आप सम करके लिखोगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई नॉट माइनस ई आई। ई आई क्या है बेसिकली, जो मैंने पिछले पेज पे ई पी लिखा था वही ई आई है। ई आई मतलब इंटरनल, अंदरूनी, राइट। तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जा रही है आपकी प्लेट्स की वजह से, और अंदर के डाइलेक्ट्रिक की वजह से उल्टी डायरेक्शन में ई आई आ रही है। तो मैंने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट माइनस ई आई। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूं मैं, हाँ जी ना, क्योंकि प्लेट हमारी क्या थी, वैक्यूम के अंदर थी। हम ये कौन सा केयर कर रहे हैं, ई नॉट मतलब जब आपकी प्लेट सिर्फ थी, बीच में क्या था, वैक्यूम। ये ई आई किसका है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से। तो मैंने कहा ओके जी, सिग्मा पी जो बेसिकली इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्यूमुलेट हुई है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यार, वो सिग्मा नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होनी चाहिए। भैया ये कहां से आई, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा टाइम्स बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो वही वैल्यू मैंने यहां पे एलएचएस में सब्स्टिट्यूट करी है। तो इस प्रकार से करके आप सिग्मा पी निकाल सकते हो। सिग्मा की पी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि इस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर आपकी एक्यूमुलेट हुई है, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। तो ये आपका एक सिंपल सा छोटू सा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस पे आपका एक आध नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, आपको बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला निकालो। फॉर्मूला डिराइव करने पे अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं, न्यूमेरिकल ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, डाइलेक्ट्रिक की के एप्सिलॉन नॉट होती है। नेट जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो गई है, अगर पहले मेरी ई नॉट थी तो अब ई नॉट बटा के हो गई है, डिक्रीज हो गई है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज इन डाइलेक्ट्रिक। क्या ये चीज हमें पता चल गई, कल को एमसीक्यू में आया एज अ 1 मार्कर तो हम हाँ टिक मार देंगे कि यस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज इन डाइलेक्ट्रिक। बहुत बढ़िया। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं यार, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। भैया किसके पोटेंशियल डिफरेंस की, मैंने कहा जो आपने प्लेट ले रखी थी, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने कहा देखो, इधर था आपका पॉजिटिव सिग्मा, इधर था आपका नेगेटिव सिग्मा, और इन दोनों के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अरे हाँ या ना, हमने ये पढ़ रखा है ना, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा आर होता है, यस और नो। अब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक सेकंड के लिए नेगेटिव साइन को आप हटाओ, मैं बोल सकता हूं कि यार ओके, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। के एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल रखा था। और ये डिस्टेंस कितना है, ये मैंने कहा ये डिस्टेंस तो बीच का मान लो, आपको डी ही बता रखा है तो डी ही ले लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या होता था, ई नॉट डी होता था। अब डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट कर दिया तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो तो के टाइम्स कमजोर हो गई, तो बेसिकली ई नॉट डॉट डी अपॉन के हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरा नया पोटेंशियल डिफरेंस है
वो पुराने वाले से k टाइम कमजोर है? अरे हाँ या ना? बेसिकली अगर पहले पोटेंशियल डिफरेंस V था तो अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो V बटा K हो चुका है, तो वही लिख रखा है, पहले अगर V नॉट था तो बाद में वो V नॉट बटा K हो चुका है। तो मैं यूं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। तो अब मेरे को दो चीजें पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होती है, कितनी? E नॉट बटा K हो जाती है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होता है, कितना? वो V नॉट बटा K हो जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। भैया ये तो सब कुछ कम हो रहा है, और आप कह रहे थे चीजें एफिशिएंट होंगी, ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे। मैंने कहा अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता था? चार्ज स्टोर करने की क्षमता, कि एक कैपेसिटर कितना चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है। मैंने कहा ओके, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था Q अपॉन डेल्टा V। हाँ जी, ये तो हमें पता है। तो मैंने कहा देखो, इनिशियली विदाउट डाइलेक्ट्रिक जब वैक्यूम था, ठीक है, तब C नॉट इक्वल टू क्या था? Q अपॉन V नॉट। मैंने कहा ओके, अब V नॉट जो है वो तो सेम रहा नहीं, वो तो बदल गया, उसके तो जज्बात बदल गए, ठीक है। तो नई मेरी कैपेसिटेंस क्या होगी? दिस विल बी Q अपॉन V नॉट बटा K। भैया V नॉट बटा K क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाला, अभी हमने पढ़ा V नॉट बटा K हो जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये K नीचे से उठ के ऊपर की तरफ भाग जाएगा, तो आपको क्या मिला? QK अपॉन V नॉट, विच इज बेसिकली नथिंग बट K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस, ओल्ड कैपेसिटेंस। तो मैं बोल सकता हूं कि जैसे ही मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाला उसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गई। जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला तो जो नया कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स है पुराने कैपेसिटेंस के, जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो मैंने कहा ओके, तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या बचा कि यार कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ज्यादा चार्ज कैन बी स्टोर्ड, मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड। और कैपेसिटेंस का वैसे आपको फॉर्मूला पता था ना यार, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या आता था? एप्सिलॉन नॉट A बटा D आता था, और उसको आपने बेसिकली अब K टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं तो आप चाहो तो क्या मैं इसको यार एक दूसरे तरीके से भी नहीं बोल सकता था क्या, कि भैया प्लेट है, ठीक है, आपको पता है इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा D, पर एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम के अंदर डालते थे। अब अगर डाइलेक्ट्रिक है तो नया कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? ये तो C नॉट हो गया, नया कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट AD। आपको इसी तरीके से समझ लो, चाहे पहले वाले से समझ लो चाहे दूसरे वाले से समझ लो, उत्तर एक ही आना है, ठीक है। मैंने कहा आई होप हमें ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये तो थी यार आम जिंदगी, ठीक है, जब आपको सिंपल सा एग्जांपल बता दिया गया। अब एक और है मेंटोस डेरिवेशन। मेंटोस डेरिवेशन क्या है? उसमें ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ रखी है, आगे भी आ सकती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो फॉर्मूला बेस्ड आपका एक सिंपल सा MCQ आ सकता है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हमने क्या किया था? दो प्लेट ली थी और इसके बीच में बढ़िया तरीके से पूरा भर के डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था, हाँ या ना? ठीक है, ये मतलब वो है कुरकुरे के पैकेट की तरह, आपने पूरा का पूरा इसे भर दिया, बीच में दोनों प्लेटों के बीच में जगह नहीं छोड़ी। अगला केस ये कह रहा है व्हेन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज पार्शियली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, क्या? लेज, ठीक है। बेसिकली दो आपने प्लेट तो ले ली, पर उसके बीच में पूरा भरने की बजाय आपने सिर्फ एक छोटा सा भर दिया, छोटी सी डाइलेक्ट्रिक बीच में डाल दी। छोटी सी डाइलेक्ट्रिक बीच में डाली तो इतू सा स्पेस बच गया इस तरफ और इतू सा स्पेस बच गया इस तरफ। अब वो पूछ रहा है भाई अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अब बताओ कैपेसिटेंस कितनी होगी, अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मैंने कहा निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकाल लेंगे भैया? मैं बताता हूं कैसे निकाल लेंगे। तो साथ साथ में है ना अपन सॉल्व करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में गंदे गंदे टर्म्स लिख रखे हैं, प्यारी प्यारी टर्म्स को हम अच्छे अच्छे लिखेंगे। मुझे पहले ये बताओ, 3 पॉइंट्स मैंने लिख दिए, ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है और ये वाला मेरा पॉइंट 3 है। मुझे बताओ पॉइंट 1 वैक्यूम में है? अरे हाँ या ना? हाँ, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है इधर। अब ये वाला मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये मेरी नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये समझ में आ गई? क्या मैं बोल सकता हूं पॉइंट 1 पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वैक्यूम वाली होगी, तो कितनी? मैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। अरे इस रीजन के अंदर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगी। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट 2 को भी देखूं, अरे वो भी तो वैक्यूम है, इधर भी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो इसके अंदर भी क्या मैं बोल सकता हूं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगी। हाँ भैया, ये बात तो बढ़िया बोले आप एकदम। तो वही यार यहाँ पे लिख रखी है, क्या मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले में आपकी हो जाएगी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड पॉइंट पे आपकी हो जाएगी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी थर्ड पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? भैया थर्ड पॉइंट कौन सा?
ये बीच में जो डाइलेक्ट्रिक के पड़ा हुआ है, भैया अभी पिछले पेज में पढ़ के आए थे क्या, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो E बटा K हो जाती है, बोले तो सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। मैंने कहा हाँ एकदम बढ़िया बात, तो मैंने कहा ओके दिस विल बी सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ओके ठीक है, आज बहुत ही गंदे एग्जाम्पल लिए हैं पूरी क्लास के अंदर, लेज और कुरकुरे जैसे। कोई बच्चा कमेंट में बोलेगा कर कुरकुरे भी पूरे नहीं भरे होते हैं, थोड़ी सी जगह खाली होती है। ओहो, मेरे दिमाग में तब से वही एग्जाम्पल चल रहा है कि बहुत गंदा एग्जाम्पल लिया मैंने। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये तीन चीज़ें हमें पता चल गई। अब क्या करें, अब यार इस प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं उसको डेल्टा वी लिख सकता हूँ? हाँ जी। और डेल्टा वी क्या होता है यार? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब यहाँ पर तीन रीजन है, आपका ये तीसरा रीजन है, सॉरी ये आपका पहला रीजन है, ये आपका दूसरा रीजन है, ये आपका तीसरा रीजन है। तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो क्या मैं यूँ बोल सकता हूँ कि यार दिस डेल्टा वी इज इक्वल टू नथिंग बट E1 इंटू D1। D1 कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस, ये छोटू सा जो है इसको मैंने D1 बोल दिया है, इस छोटू से डिस्टेंस को मैंने D2 बोल दिया है, और इस मोटू से डिस्टेंस को मैंने D3 बोल दिया है। तो मैंने कहा, क्या बोला, E1 प्लस D1 E2 D2 प्लस E3 D3, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ E1 और E2 तो बराबर हैं, दोनों के दोनों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा हाँ, सो दिस विल बी इक्वल टू, E मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या मैं बोल दूं, D1 प्लस D2 प्लस E3 E बटा K इंटू D3। आपने कहा भैया हाँ ये सारी चीज मेरे को समझ में आ रही है। अब ऐसे जगह हमें चाहिए तो कुछ चमत्कारी तरीका करके ऐसे ही जगह प्रोड्यूस कर लेंगे हम अपने लिए, ठीक है ग्रेट। अब मैंने कहा ओके, अब यार ये जो D1 प्लस D2 है, D1 प्लस D2 है, इसको मैं चाहूं तो D माइनस टी लिख सकता हूं। D माइनस टी अपने आप में क्या है? D है कंप्लीट जो आपकी विड्थ है, T है आपकी इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस। T क्या है? इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस। तो जैसे ही मैं D माइनस टी करूंगा तो मुझे ये दोनों का एडिशन मिल जाएगा। हाँ जी, तो मैंने कहा ओके जी कर दो। सो दिस E इज इक्वल टू बेसिक E अंदर D माइनस टी प्लस ये आपका E बटा K, और ये D3 अपने आप में क्या है? ये T है। हाँ जी, तो मैंने कहा ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कॉमन ले लो, दोनों में से ले लिया, तो अंदर क्या बचा? D माइनस टी प्लस T बटा K बच गया। यस और नो? वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्होंने सिग्मा बटा K एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, कैपेसिटेंस को आपको सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बटा V। यस, अब चार्ज कितना होता है? चार्ज क्या मैं लिख सकता हूं? दिस इज नथिंग बट सिग्मा इंटू ए। ये चार्ज किसका चार्ज होता है यार? चार्ज हमेशा किसी भी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का देखा जाता है। अब क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा थी और इस प्लेट का एरिया मैंने ए मान रखा है, तो मैंने बोल दिया कि यार ये जो Q की वैल्यू है दिस इज नथिंग बट सिग्मा इंटू ए। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? V की वैल्यू पर। भैया ये V की वैल्यू क्या है? ये डेल्टा V और V सेम ही तो है। V जहां पे भी लिखा हो या डेल्टा V, दोनों का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैंने कहा ओके, तो ये जो आपने पूरा निकाला था खिचड़ी, इसको डिनोमिनेटर में डालिए। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में डालोगे तो आपको कैपेसिटेंस की ये वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। तो ये सिग्मा ए तो मेरा Q की वजह से आ गया जो कि मेरा ऊपर है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बेसिकली इसके डिनोमिनेटर में था, वो डिनोमिनेटर उठ के ऊपर आ गया, तो ऊपर आपको एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला रट लेना, ठीक है। सिग्मा सिग्मा तो यहाँ कट ही गए थे ऊपर, तो आपका ए एप्सिलॉन नॉट डी जो कि है टोटल चौड़ाई माइनस टी प्लस टी बटा के, ठीक है। हमने कहा ठीक है, ये फॉर्मूला हम रट लेंगे। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जनाब शुरुआत करते हैं, जिससे कि हमें वाई बाय क्या है? वाई बाय। अब ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कब का? 2020 में पूछा गया है। कुछ नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखी है, इसके बीच में इन्होंने कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है जिसकी आपको थिकनेस D बता रखी है। अब थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन टू वेज। इसने कहा दो कैपेसिटर हैं, पहला कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर के अंदर सिर्फ एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक K डाल रखा है, एक ही डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, ओके।
इन द फर्स्ट केस इट इज फिल्ड विद अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, बता दिया इसने, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बता दिया। इन द सेकंड केस, ये वाला है सेकंड केस, ये स्पेशल है थोड़ा सा, इट इज फिल्ड विद टू स्लैब्स ऑफ इक्वल थिकनेस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। इसने दो भर दिए, एक डाइलेक्ट्रिक तो K1 भर दिया और एक डाइलेक्ट्रिक K2 भर दिया। बेसिकली जो टोटल चौड़ाई D थी, इन्होंने क्या करा, D/2 में तो ये भर दिया और D/2 में ये भर दिया। अब पूछ क्या रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन द टू केसेस। इन दोनों की जो कैपेसिटेंस है, अगर इसकी कैपेसिटेंस C है तो इसकी कैपेसिटेंस भी C बता रखी है आपको। यह बोल रहा है ऑब्टेन द रिलेशनशिप, संबंध बताओ किसके बीच में, K1 K2। बड़ा आसान प्रश्न है, करना शुरुआत करते हैं। तो टाइमर अब मैंने लगा लिया है, क्या है कि कैमरा 30 मिनट के बाद बंद हो जाता है, तो पढ़ाते हम रह जाते हैं, कैमरा बंद हो चुका होता है। तो मैं घड़ी पहन के आ गया हूँ क्योंकि अब टाइमर लगा दिया है, 30 मिनट के बाद दोबारा मुझे बटन दबाना है कैमरा का। काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। DSLR जो होते हैं यार आपके, या कोई भी कैमरा होता है, वो 30 मिनट्स के बाद अपने आप रिकॉर्ड करना बंद कर जाता है, अनटिल अनलेस वो एक वीडियो कैमरा ना हो। तो वीडियो कैमरा तो नहीं लेते, ज़्यादातर लोग DSLR ही लेते हैं, उसी से वीडियो शूट कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी 30 मिनट से ऊपर कहाँ शूट करते हैं लोग, 10-15 मिनट का करते हैं। सब थोड़ा ना पागल हैं जो टीचर बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया था, आई होप उतना रिकॉर्ड हो गया था। तो अब सीधा यार सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कहा यार पहला वाला तो देख बहुत आसान लग रहा है मुझे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था, वहीं से सीधा स्टार्ट करते हैं। ब्लू कलर पकड़ लेते हैं। कैपेसिटेंस का मुझे फॉर्मूला पता था, क्या था, ε0 A/D होता था। ये किसके लिए होता था, वैक्यूम के लिए होता था, तो मैं इसको C0 बोल देता हूँ। अब जो इसकी मैं कैपेसिटेंस निकाल रहा हूँ वो क्या होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ K टाइम्स ε0 इंटू A/D। तो ये इसकी कैपेसिटेंस हो गई। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो वही लिख रखा है, कैपेसिटेंस इक्वल टू K टाइम्स ε0 A/D। तो केस 1 तो बड़ा इजी था बनाना। भैया ये केस 2 कैसे करूं, केस 2 तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। इसने ये मेरी प्लेट थी और प्लेट के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक कैसे डाले। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है, नए पेज पे भी हम जाके उसके बारे में थोड़ा और समझ सकते हैं। जब भी आपको इस प्रकार की यार कोई परिस्थिति दी जाए, जहाँ पे मान लो आपको ये एक प्लेट दे दी, ये एक प्लेट दे दी, पैरेलल प्लेट आपको कैपेसिटर दे रखा है, और इसके भीतर आपको बोल दिया कि यार एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कुछ ऐसा सा है और एक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि कुछ ऐसा सा है, ठीक है, दो अलग अलग दे दिया आपको। तो जब वो इस प्रकार से हों, इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो दो कैपेसिटर में जो कि सीरीज में जुड़े हुए हों। इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो दो कैपेसिटर में जो कि सीरीज में जुड़े हुए हों, जिसमें इसके अंदर तो ये येलो वाला आ गया और इसके अंदर ये ब्लू वाला डाइलेक्ट्रिक आपका आ गया। आई होप मैं कुछ सेंस बना रहा हूँ। यहाँ पे ब्लू में और लाइटर कलर ले लेता हूँ जिससे आपको चीज़ समझ में आ रही हो। तो अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, इसका K1 था, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 था, क्या मैं बोल सकता हूँ अब ये अपने आप में एक दो कैपेसिटर हो गए C1 एंड C2 की तरह, और इनका सीरीज सर्किट है, तो मैं बोल सकता हूँ 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। तो आपका C इक्विवेलेंट दो कैपेसिटर्स के लिए क्या होता था सीरीज में, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाता था। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। यस, यहाँ पे यार C1 मेरी कैपेसिटेंस कितनी होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ, मेरा बेसिक फॉर्मूला क्या होता था, ε0 A/D होता था। अब ε0 की जगह क्या लिखूंगा, K1 ε0, A की जगह A, और डिस्टेंस की जगह मैंने कहा यार ये पूरा डिस्टेंस D था, आधा डिस्टेंस तो D/2 है, तो मैंने कहा D/2। चीज समझ में आई। सिमिलरली कैपेसिटेंस 2 कितना हो जाएगा, मैंने कहा ε0 की जगह लिखो K2 ε0 A अपॉन D/2। अब ये C1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, C2 की ये करो, आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब एक चीज और ध्यान रखना यार, एक पर्टिकुलर सिनेरियो और है, एनसीईआरटी में नहीं है, आज तक बोर्ड में भी नहीं आया है, पर क्योंकि ये वाला सिनेरियो आ चुका है तो इसी का एक भाई क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, मेंस में तो हम कराते ही हैं बच्चों को, वो आप कर लो जस्ट टू बी सेफ। प्रश्न क्या है होता है, मान लो यार यही होता है बेसिकली, एक आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दिया। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है ना, उनको हॉरिजॉन्टली गिरा रखा है, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक तो ये हो गया और मान लो एक डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर ये हो गया। चीज समझ में आई आपको। और आपको बोल दिया कि यार ओके इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। तो अब यार इसको कैसे सॉल्व करें। जब भी आपके हॉरिजॉन्टली हो डाइलेक्ट्रिक, हॉरिजॉन्टली इन द सेंस कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो दोनों लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट दोनों को टच कर रहा है, देख रहे हो, जो ऑरेंज वाला डाइलेक्ट्रिक है K1
ये लेफ्ट प्लेट को भी टच कर रहा है, राइट को भी कर रहा है। जो ब्लू वाला है K2 वो भी लेफ्ट प्लेट को भी कर रहा है, राइट प्लेट को भी कर रहा है। तो ऐसे में हमेशा पैरेलल में तोड़ देना है। पैरेलल में कैसे तोड़ना है कि एक आपका ऊपर कैपेसिटर हो गया और एक आपका नीचे कैपेसिटर हो गया, एंड दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको C1 नाम दे दो, इसको C2 नाम दे दो। तो ये जो ऑरेंज वाला माल है वो तो इसमें चला गया और ये जो ब्लू वाला डाइलेक्ट्रिक है वो नीचे वाले में चला गया। अब भैया इसमें कैपेसिटेंस कितना होगा मेरा? मैंने कहा C1 की यहां पर जो आपकी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट A बटा D आपका फॉर्मूला था, एप्सिलॉन नॉट की जगह अब K1 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ एरिया कितना लिखूं? यहाँ पे एरिया पूरा A था, तो इतना सा एरिया कितना? A बता 2 हो गया। तो मैंने कहा ओके, यहाँ पे क्या कर देंगे? A बता 2 और डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे? D। तो मैंने कहा पूरा का पूरा ही खा रहा है ये, तो D। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा मेरा? K2 एप्सिलॉन नॉट A बता 2 और बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D। आई होप हमें समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि पैरेलल में है तो मैं बोल सकता हूं क्या? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। बहुत ही बढ़िया, यह चीज मेरे को समझ में आ गई। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे तो इसको हम धो देंगे। क्या कर देंगे? धो देते हैं। तो यार ये वाला जो आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या मैं बोल सकता हूँ? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक दोनों वर्टिकल हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अपने आप में ये एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन है, जिसको इधर मैं C1 बोल सकता हूँ, इसको मैं C2 बोल सकता हूँ। अब ये जो C1 है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अभी मैंने पिछले पेज पे दिखाई थी आपको, वही है बेसिकली। क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बटा D। एप्सिलॉन नॉट की जगह K1 एप्सिलॉन नॉट आएगा और D की बजाय D बटा 2 आएगा। ये जो डिनोमिनेटर में D बटा 2 था, ये 2 आपका न्यूमरेटर में ऊपर चला जाएगा, उधर ये 2 आ गया। सिमिलरली आपने अपना C2 निकाल लिया, क्या? K2 से मल्टीप्लाई कर दिया और D बटा 2 था, ये 2 आपका उठ के ऊपर आ गया। फील आ गई? बहुत बढ़िया। अब क्योंकि सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 1/C1 प्लस C2। ये वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट करो C1 C2 की, तो आपको कैपेसिटेंस की लास्ट में फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, फिर समझ में आ गई। अब इसने पूछा क्या था? ये पूछ रहा है एक संबंध बताओ K1 और K2 के बीच में। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरी कैपेसिटेंस आई है ये, इधर जो मेरी कैपेसिटेंस आई है वो है ये, ठीक है। और इसने एक चीज बोल रखी थी, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन बोथ द केसेस। तो ये वाला कैपेसिटेंस और ये वाला कैपेसिटेंस बराबर है। तब मैं क्या करूंगा? इसका राइट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। जैसे ही बराबर करूंगा तो इक्वेटिंग बोथ आप करोगे तो आपकी कुछ चीज़ें कटनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ये जो D है ये इसके D से कटना स्टार्ट होगा, आपका जो A है ये इसके A से कटेगा, इसका एप्सिलॉन नॉट इसके एप्सिलॉन नॉट से कटेगा। तो आपको K क्या मिला? आपको K मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आपका उत्तर हो गया। चीज़ क्लियर है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका हमने कर लिया 2020 का। अब यार एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखते हैं, और ये काफ़ी शानदार है, काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो रहे होंगे। क्या कह रहा है ये साहब ये 2019 में पूछा गया है और कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसको बोल रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसकी कैपेसिटेंस आपको कुछ सी दे रखी है और इट इज चार्ज बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। एक बैटरी से इसको चार्ज कर दिया गया है। भैया बैटरी से चार्ज क्यों किया गया? क्योंकि कोई भी कैपेसिटर जो आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो या 12th फिजिक्स में लेके चल रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे इनिशियली अनचार्ज होते हैं। क्या होता है उनके ऊपर चार्ज? 0 चार्ज होता है। तो इसके ऊपर शुरुआत में 0 चार्ज था, फिर हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिससे कि इसके ऊपर 0 से बढ़ के कुछ Q चार्ज आ जाए। भैया Q चार्ज क्यों आ रहा है इसके ऊपर? मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूं। हमारा यार कैपेसिटर क्या होते हैं? आप कोई भी 2 एक कंडक्टर ले लो, मैंने कहा था 2 कंडक्टर ले लो। इनिशियली उनके ऊपर क्या चार्ज होता था? 0 कूलम होता था। इसके ऊपर भी 0 कूलम चार्ज होता था। फिर मैंने क्या कहा था? यहां से कुछ DQ चार्ज उठा के उस तरफ लेके जाओ। तो जैसे ही DQ चार्ज लेके जाओगे तो इधर तो प्लस DQ हो जाएगा और इस दूसरी तरफ माइनस DQ हो जाता था। और ऐसे बहुत सारे DQ चार्ज जब हम उठा के लेके जाते रहते थे तो लास्ट में यहाँ पे प्लस Q चार्ज हो जाता था, इधर माइनस Q चार्ज हो जाता था और ये अपने आप में कैपेसिटर बन जाते थे। पर यह DQ चार्ज यहां से उधर उठाने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ता था, और ये वर्क डन कौन करेगा? बैटरी करेगी। कैसे करेगी? मैं एक बैटरी लगा दूंगा यहां से इस प्रकार से। यस, ये कुछ V वोल्ट की बैटरी लगा दी। V वोल्ट क्या होता था कि यार एक कंडक्टर में से 1 यूनिट चार्ज उठा के दूसरी तरफ मेरे को फेंकने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता था। यस और नो, वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाता था। मैंने कहा हाँ, ये चीज मेरे को समझ में आ रही है। तो मैंने कहा बैटरी का काम यहां पर क्या है? ये एक्सटर्नल पोटेंशियल का काम क्या है? कैपेसिटर में चार्ज बनाना, कैपेसिटर को शक्तिशाली बनाना। मैंने कहा ओके, बन गया शक्तिशाली, ज्यादा इस बात नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर कुछ Q चार्ज आ गया। अब उसके बाद आपको क्या कह रहा है?
इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, इसको अपनी मां से दूर कर दिया जाता है। अब ये बैटरी हटा दी जाती है, जैसे ही उसके ऊपर यार कुछ क्यू चार्ज, फुल्ली वो चार्ज हो गया, अब इसको हटा दिया गया है बैटरी को। अब जैसे ही इसको हटाएंगे तो क्या होगा यार, मैं यहां पर डायग्राम बनाने का प्रयत्न करता हूं, ब्लैक कलर को लेके आते हैं एकदम से भगा के। बेसिकली अब ये कैपेसिटर कुछ इस प्रकार का दिखने लग जाएगा, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्यों बोलेंगे, अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, मैंने कहा चार्ज तो होगा इसके ऊपर Q, और ये Q ही रहेगा। आइसोलेटेड बोले तो किसी से चार्ज ले भी नहीं सकता और किसी को चार्ज दे भी नहीं सकता, तो इसलिए इसको आइसोलेटेड बोलते हैं। तो इसके ऊपर अब चार्ज Q बैठा रहेगा। अब क्या कह रहा है ये, इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, आइसोलेट हो गया है, एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। इसको कहा कि यार ये इस स्टेज के ऊपर आया, पर उसके बाद इसको फिर से कनेक्ट कर दिया गया एक और कैपेसिटर के साथ, ठीक है। तो अब इसके ऊपर तो Q चार्ज है और इसके ऊपर 0 कूलम चार्ज है। जो नया कैपेसिटर आया वो भी अनचार्ज आया होगा, क्योंकि हमें पूरी एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के अंदर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन कैपेसिटर हमें अपना अनचार्ज मानना है। तो मैंने कहा इनिशियली वो जो कैपेसिटर है वो चार्ज अनचार्ज आया है। अब होता क्या है यार, आपने एक बहुत सुंदर सफेद शर्ट ले ली और दूसरी तरफ एक कीचड़ वाली शर्ट ले ली, और दोनों को आप जोड़ोगे, ऐसे रगड़ोगे, तो होगा क्या, सफेद वाली मैली हो जाएगी और मैली वाली थोड़ी सी सफेद हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर अब क्या होगा, जो चार्ज इतनी देर से आइसोलेटेड था, अब ये चार्ज थोड़ा सा नीचे वाली प्लेट के पास चला जाएगा। तो होगा क्या, ये होगा कि ये चार्ज Q हट के कुछ Q1 बन जाएगा इस ऊपर वाले कैपेसिटर के ऊपर, और नीचे वाले कैपेसिटर पे 0 हट के कुछ Q2 चार्ज बन जाएगा। सच डैट, क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों कैपेसिटर मिलके अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है? हाँ, तो पहले ये आइसोलेटेड सिस्टम कुछ ऐसा था, फिर एक सिंगल कैपेसिटर था, अब आइसोलेटेड सिस्टम थोड़ा सा बड़ा हो गया है जिसके अंदर 2 कैपेसिटर हैं, पर फिर भी चार्ज तो नहीं रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2? हाँ भैया, ये तो बोल सकते हो, ये बढ़िया चीज समझ में आई। मैंने कहा ओके, बस इतना ही समझना था। तो क्या मैं बोल दूं यार, ये हमारा स्टेज 1 बोल देते हैं, इसको हमारा स्टेज 2 बोल देते हैं, इसको हमारा स्टेज 3 बोल देते हैं। अब स्टेज 1 जो था उसके अंदर हमारे पास एनर्जी कितनी थी? मैंने कहा यार एनर्जी का तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था, एनर्जी होती है हमारी हाफ CV²। यस, कैपेसिटेंस आपको दे रखी है, पोटेंशियल आपको बैटरी का दे रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो एनर्जी मेरी हाफ CV²। इसको मैं UI बोल दूं क्योंकि ये मेरी इनिशियल एनर्जी है। क्या मैं चार्ज निकाल सकता हूं, कितना चार्ज हो गया होगा मेरा कैपेसिटर इससे? Q इक्वल टू CV से मैंने निकाल दिया कि यार मेरा इतना चार्ज स्टोर हो गया था। तो बेसिकली इसके ऊपर Q इक्वल टू CV सेकंड स्टेज में चार्ज अक्यूमुलेट हो चुका था। अब अगर मैं अपनी फाइनल एनर्जी देखूं, फाइनल एनर्जी बोले तो स्टेज 3 की बात कर रहा है ये। स्टेज 3 में क्या हो रहा होगा, क्या मैं बोल सकता हूं टोटल चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड? क्यों? क्योंकि पूरे दोनों कैपेसिटर अपने आप में आइसोलेटेड हैं। सो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। हाँ भैया, ये तो हम बोल सकते हैं, ये तो आपने ऊपर ये भी बताया था। अब मुझे यार ये बताओ, क्योंकि ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वो सेम होगा या अलग होगा? बताएं। मैंने कहा यार इन दोनों की कैपेसिटेंस तो सेम है, क्योंकि ये प्रश्न में बता रखा है कि एकदम सिमिलर कैपेसिटर दूसरा लाया गया है। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम होगा। क्या उसको मैं कुछ V' बोल दूं, इसके अक्रॉस कुछ V', इसके अक्रॉस कुछ V'? तो मैंने कहा Q की जगह तो मैं लिख दूंगा CV इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, तो उतनी है, कैपेसिटेंस कभी बदलती नहीं है, पता है ना आपको, चाहे चार्ज हो ना हो, आधा हो पूरा हो, कैपेसिटेंस उतना ही रहता है। CV' प्लस CV', ये C तो काट दूंगा मैं। क्या मैं बोल सकता हूँ V' इक्वल टू V/2 हो गया? हाँ जी, हम बोल सकते हैं। तो अब जो मेरी फाइनल एनर्जी होगी वो कैसे निकाल सकता हूं मैं? मैंने कहा दोबारा फॉर्मूला यूज करो, हाफ CV' का होल स्क्वायर। अब क्योंकि 2 कैपेसिटर हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास? CV' को क्या लिख सकता हूं मैं? V/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट? CV²/4। मैंने कहा ये चीज भी हमें समझ में आ गई। तो अब इसने क्या बोला है, प्रश्न ने पूछा है कि रेशियो निकालो। क्या निकालो? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशियल एनर्जी ऑफ सिंगल कैपेसिटर और फाइनल वाले में निकालो। ठीक है, तो मैंने कहा ओके निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, U फाइनल को डिवाइड कर दोगे UI से तो आपका उत्तर आ रहा होगा। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ गई? मैंने कहा हाँ जी, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। ग्रेट। तो एक तरह से आप देख सकते हो, पहले बार मेरे पास एनर्जी कितनी थी? CV²/2। अब कितनी हो गई है? CV²/4।
तो बेसिकली एनर्जी मेरी आधी हो गई है, तो ये मेरे समझ में आ गया। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आया है जनाब 2018 के अंदर। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V1 while another capacitor of capacitance C2 is charged to a potential difference V2. The capacitors are now disconnected from their respective डरना मत, एक बार अंग्रेजी पढ़ लूं पूरी। Capacitors are now disconnected from their respective charging batteries and connected in parallel to each other. Okay, तो क्या कह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस C1 थी और उसको एक V1 बैटरी से चार्ज किया गया, चार्ज अच्छे से कर दिया गया, ठीक है, ऐसे यूं अच्छे से चार्ज कर दिया गया इस V1 बैटरी द्वारा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर हो गया होगा? कुछ Q1 इक्वल टू C1 V1 बोल सकता हूं। इनिशियली तो जीरो चार्ज था, पर फिर बैटरी से चार्ज हो के कैपेसिटर के ऊपर C1 V1 चार्ज आ गया होगा। सिमिलरली एक दूसरा कैपेसिटर इन्होंने लिया, उसकी कैपेसिटेंस C2 थी, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसकी बैटरी कितनी थी? V2 बैटरी थी, और उससे उसको चार्ज करना स्टार्ट किया। तो इनिशियली तो चार्ज कितना था? जीरो, कैपेसिटर है क्योंकि, पर चार्ज बैटरी से होता होता कितना हो गया? C2V2 हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं? दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव चार्जिंग बैटरीज, इन दोनों को अपनी माओं से दूर कर दिया गया। तो मैंने कहा यहां से ये बैटरी हटाओ, यहां से ये वाली बैटरी हटाओ। क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों कैपेसिटर अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे हैं? हाँ। और इनके ऊपर कितना चार्ज है? इसके ऊपर का चार्ज है C1 V1 और दूसरे ऊपर के ऊपर चार्ज है C2 V2। इतनी बात हमें समझ में आ गई। दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव चार्जिंग बैटरीज एंड कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। घर से भाग के कर ली शादी, दोनों ने घर तो छोड़ दिया अपना बैटरी, अब पैरेलल में आ गए, ठीक है। क्या आ गए? पैरेलल में आ गए। तो मैंने कहा ओके, ये C1 तो आ गया ऊपर और ये C2 आ गया नीचे, तो इसको मैं बोल सकता हूं इसकी, ठीक है। पूछना क्या चाह रहा है ये? फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स बिफोर दे आर कनेक्टेड। टोटल एनर्जी बता दो भाई, भागने से पहले इनके पास कितनी थी। तो मैंने कहा निकाल सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? U1 इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूं? हाफ C1 V1 का स्क्वायर। U2 इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूं? हाफ C2 V2 का स्क्वायर। इन दोनों का जब हम जोड़न कर देंगे तो ये मेरे को इनिशियल एनर्जी दे देगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो मैंने कहा पार्ट 1 डन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं यार। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर्स। कि जब भाई भाग के शादी कर ली इन्होंने, जब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, अब इस केस में इनके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। इसको समझने के लिए यार दूसरे पेज पे मैं थोड़ी सी जगह लेना चाहूंगा, ठीक है, जिससे कि हम बढ़िया डायग्राम बना पाएं। तो मैंने कहा ओके, ये कुछ इस प्रकार का सिस्टम है। एक आपके पास कैपेसिटर हो गया ये वाला, एक हमने कैपेसिटर ये वाला ले लिया, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब मुझे यार ये बताओ, इनिशियली आपको चार्ज कितना बता रखा है? Q1 इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूँ? C1 V1 हमारा निकला था क्योंकि जब आइसोलेटेड थे। Q2 मेरा इक्वल टू कितना आया? C2 V2 क्या मैं कह सकता हूँ? क्योंकि आइसोलेटेड थे। अब जब इन दोनों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया है, आपको क्या समझ में आ रहा है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के लिए बराबर होने वाला है। चीज क्लियर हो रही है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा दोनों के लिए। मैंने कहा हाँ, प्लस क्योंकि दोनों को आपस में जोड़ दिया है तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों का जो एडिशन होगा चार्जेस का, वो अपने आप में कुछ Q एज्यूम कर लूं मैं? कोई दिक्कत तो नहीं है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q? हाँ जी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मैं इस पूरे सिस्टम को अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम मानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर Q2 है, इस पूरे पे कुछ चार्ज Q हो गया विच इज Q1 प्लस Q2। हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या इस Q को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ C1 प्लस C2V। भैया ये कैसे लिखा? क्योंकि जो मेरा C इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? C1 प्लस C2 ही तो होता है। बेसिक अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ कुछ इस जैसा, तो इसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा। हाँ, प्लस इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या मैंने वो मान लूँ कि यार वो V है? हाँ जी, तो मैंने वो यहाँ पे V लिख दिया, इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो V की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? V की वैल्यू मुझे मिल जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ग्रेट, ये जो इक्वेशन है इसको स्टार मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा।
अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अब यहां पे C की जगह मैं क्या डालूंगा? C इक्विवेलेंट डाल दूंगा बेसिकली। ये C इक्विवेलेंट तो डालूंगा C1 प्लस C2 के बराबर। तो मैंने बोला ओके दिस इज नथिंग बट C1 प्लस C2 का प्लस वी स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा? ये जो मेरी पूरी टर्म है इसको स्क्वायर करके लिख दो, विच इज़ नथिंग बट C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये चीज़ मेरे समझ में आ गई। अब जैसे ही ये एक तो इस नीचे वाले से कट जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा नीचे C1 प्लस C2, राइट। और ये आपका 1/2 भी रहेगा। तो ये मेरी एनर्जी की नया क्या आ गया? उत्तर आ गया कि यार मेरी अब फाइनल एनर्जी ये हो जाएगी कि भाग के शादी करेंगे तो इतनी आपकी एनर्जी पड़ रही होगी, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला पार्ट भी डन हो गया। पार्ट 3 क्या है? ठीक है, किसी को यार डिटेल्ड आंसर चाहिए हो तो ये जो PDF मैंने दे रखी है ना, इसी के लास्ट में इन सब के आंसर्स दे रखे हैं प्रिंटेड। मेहनत ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से कर ली गई है, ठीक है। जितना कंटेंट यहाँ कराया जा रहा है उससे आप 100 में से 100 लेके आ सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे मेंस या एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे यार, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। बस अपनी NCERT की बैक एक्सरसाइज है उनके सॉल्यूशंस आपने कर लिए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स वो कर लिए। कोई बड़ी प्रदीप या SL अरोड़ा बुक उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यारी किताबें हैं वो, पर चींटी को मारने के लिए हथौड़ा कभी इस्तेमाल थोड़ा ना करते हैं यार, हाँ या नहीं? ये चीज़ हमें समझ में आ गई। Explain the reason for the difference of energy in parallel combination as comparison to the total energy before they are connected। क्या कह रहा है ये? यार यहाँ पे ये जो आप U1 प्लस U2 करोगे ना, इनिशियली जो आपने इन दोनों का जोड़ा कि इसकी आपने एनर्जी जोड़ दी और इसकी आपने एनर्जी जोड़ दी, वो आपकी ज़्यादा आ रही है एज कंपेयर टू कि जो इनकी बाद में एज अ कॉम्बिनेशन थी। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि शादी करने से पहले जब इनकी इंडिविजुअल जो एनर्जी थी उनका जो एडिशन था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू भाग के जब इन्होंने शादी करके एक ग्रुप बन गए। ऐसा क्यों हो रहा है? मजाक मजाक में हम समझ रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है यार क्योंकि क्या मैं बोल सकता हूं, पहले तो अपने आप में दोनों कैपेसिटर आइसोलेटेड थे। इसके ऊपर चार्ज Q1 था, इसके ऊपर चार्ज Q2 था। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, क्या मैं बोल सकता हूं कुछ चार्ज होगा जो कि शायद ऊपर वाले कैपेसिटर से नीचे वाले कैपेसिटर में जाएगा, कुछ चार्ज होगा जो कि शायद शिफ्ट होंगे ना, एक सफेद शर्ट एक गंदी शर्ट, दोनों को आप रगड़ोगे, कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ गया, कुछ चार्ज यहाँ से, मैल यहाँ से यहाँ गया, मैल यहाँ से यहाँ गया। सिमिलरली कैपेसिटर में चार्ज इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। अब चार्ज फ्री में तो चलता है नहीं, जब भी चार्ज चलता है तो वो हीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हम आप नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आप देख रहे होगे कि जब एक तार में से बिजली जाती है, ट्रैवल करती है, तो हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट क्या है? बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी है। तो मैं बोल सकता हूं कि जैसे ही ये दोनों एक साथ आए तो कुछ एनर्जी हीट में बर्बाद हो गई, तो अब इस कॉम्बिनेशन के पास जो एनर्जी बची है वो कम है एज कंपेयर टू जो इसके पास इनिशियली एनर्जी थी, ठीक है। तो बस यही इसका रीजन होगा कि यार इसमें कम क्यों है। तो तीनों पार्ट आपके हमने कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A एंड B। एक कैपेसिटर तो हो गया यार A, दूसरा हो गया B, ठीक है। यहां पे एक ये बैटरी लगा रखी है छोटी सी E। दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, और जो स्विच S है वो क्लोज्ड है। ये जो स्विच है ना यार ये बंद है इनिशियली ये स्विच बंद है, और इसको मैं मिटा देता हूं ना, क्लीन सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्विच है ये बंद है, तो मैं इसको एज अ बंद ही यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यार ये स्विच है ना अपने आप में बंद है। ओके, अब क्या कह रहा है? द स्विच इज नाउ ओपनड। अब ओपन कर दिया भैया, बंद करके एकदम से ओपन क्यों कर दिया? क्या फर्क है इसका? समझ में नहीं आया। जब वो बंद था, अभी है ना सिर्फ क्वेश्चन की पहली एक लाइन ही हम पढ़ रहे हैं, उसको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन की पहली लाइन क्या कह रही है? 2017 में आई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब वो स्विच बंद है, क्या मैं कह सकता हूं ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि यार एक तो ये इसी बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल V बता रखा है आपको, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V। और जो दूसरा कैपेसिटर है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है? V। क्या ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई? आ गई, ठीक है। और ये आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। आइडेंटिकल का मतलब कि यार अगर इसकी कैपेसिटेंस C है तो इसकी भी कैपेसिटेंस C है, ग्रेट। अगर तो इसके ऊपर यार दोनों के ऊपर चार्ज कितना स्टोर हो गया होगा? मैंने कहा अगर इसकी बैटरी V थी, Q इक्वल टू CV हमें फॉर्मूला पता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं
कि यार इसके ऊपर CV चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और इसके ऊपर भी CV चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, दोनों के ऊपर बराबर बराबर चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है, क्या मैं ये कह सकता हूं? हाँ भैया आप कह सकते हो। अब इसने क्या किया, द स्विच इज नाउ ओपन्ड, इन्होंने ये स्विच खोल दिया, तोड़ दिया इस स्विच को, तो खोल दिया तो ये कुछ ऐसा सा हो गया, हाँ जी हो गया। अब आप कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, कितने लोग यहां पे फील कर पा रहे हैं कि ये जो मेरा सेकंड कैपेसिटर था B, अब ये आइसोलेट हो चुका है? अरे हाँ या ना, अब ये आइसोलेट हो चुका है। आप में से कुछ एक बच्चे बोल सकते हैं भैया एक तरफ से तो जुड़ा हुआ ही है, दूसरे नहीं, इसको आइसोलेट बोलते हैं, ठीक है। ये आइसोलेट हो चुका है, क्या मैं चीज समझ में आ रही है? हाँ जी ओके। और इस वाले के अक्रॉस अभी भी पोटेंशियल V है, इस वाले के अक्रॉस क्या मैं बोल सकता हूं चार्ज सेम होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कैपेसिटर B आइसोलेट हो गया है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज सेम होता है, तो मैं कहूंगा इसका चार्ज सेम रहेगा, इसका चार्ज नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तो आइसोलेट हो गया, ये तो बनवास पे चला गया। हाँ जी, वहीं पे जो पहला कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल अभी भी V रहेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी आ गई। अब आगे प्रश्न पूछते हैं, द स्विच इज नाउ ओपन्ड एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये जो दोनों आपके कैपेसिटर थे जिनके बीच में पहले वैक्यूम था, अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे पहले, अब बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो क्या करा, पहले तो स्विच बंद था तो दोनों को चार्ज होने दिया, फिर स्विच खोल दिया। स्विच खोलते ही क्या हुआ कि यार B है वो तो आइसोलेट हो गया और A तो अभी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और अब इनके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे अब क्या होगा, मैंने कहा यार B वाला सिस्टम तो अभी भी आइसोलेटेड है ना, तो इसके ऊपर चार्ज अगर QV था तो वो भी अब भी QV रहेगा, इवन आफ्टर डाइलेक्ट्रिक जो मेरा चार्ज ऑन B है वो मेरा Q के बराबर ही रहेगा। अब मुझे यार ये बताओ, जो नई कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी? क्या मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटेंस मेरी इंक्रीज हो जाएगी K से, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ जाती थी डाइलेक्ट्रिक डाल के, ज़्यादा चार्ज हम स्टोर कर पाते थे। हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ यार C की जगह अब आप KC लिखो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा? डेफिनेटली। ये जो मेरा V डैश है, दिस V डैश मस्ट बी इक्वल टू V बटा K, तभी तो ये K और K कट के चार्ज मेरा सेम रह पाएगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? यस। तो ये जो अब मेरा आइसोलेटेड कैपेसिटर है, कैपेसिटर नंबर B, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है वो अब कितना हो जाएगा? V बटा K हो जाएगा। और जो इसके ऊपर चार्ज है वो सेम ही रहेगा, चार्ज जो है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड है। 5 बार रिपीट कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। पूछ क्या रहा है ये, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले क्या था यार? क्या मैं बोल सकता हूँ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV²। ठीक है, अब क्योंकि 2 कैपेसिटर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। C की वैल्यू भी पता है, V की वैल्यू भी पता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल इनिशियल एनर्जी क्या होगी मेरी? CV²। पहला पार्ट खत्म, इनिशियल एनर्जी निकाल दी। अब बाद में क्या कितनी एनर्जी है? आफ्टर डाइलेक्ट्रिक जब हमने ऐड कर दिया, क्या मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटेंस A इक्वल टू कैपेसिटेंस B इक्वल टू KC। क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो पहले तो कैपेसिटेंस ही बदल जाएगा, जो ये C था वो अब KC हो जाएगा, यहाँ पे भी जो C था कैपेसिटेंस वो KC हो जाएगा। हाँ जी। अब A के अंदर क्या होगा? पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। जो मेरी A कैपेसिटर है ये अभी भी बैटरी V से जुड़ा हुआ है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम रहेगा, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ चार्ज बदल देगा? क्यों भैया? क्योंकि Q इक्वल टू यार CV होता है। अब C तो आपका हो चुका है KC, V आपका सेम ही रह रहा है, तो इक्वेशन मेंटेन करने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ चार्ज आपका क्या हो जाएगा? ये QK बन जाएगा। यस, K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, राइट हैंड साइड K से मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड भी K से मल्टीप्लाई हो रही होगी। यस, ग्रेट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो हमें एनर्जी निकालनी है, ठीक है। मैं कुछ एडिशनल एनर्जी भी चीज़ें भी बता रहा हूँ, जैसे जो चार्ज है वो मेरा K टाइम्स बढ़ गया, ऑल्दो हमें यहाँ पे चार्ज निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ एनर्जी निकालनी थी। तो मैं बोल सकता हूँ एनर्जी ऑफ A कितनी है? आप सीधा लिख सकते हो हाफ CV² होता है। कैपेसिटेंस तो मेरा K टाइम्स बढ़ गया, सो हाफ K CV² हो गया। चीज़ समझ में आ गई? यस। अब जब हम B की बात कर रहे हैं, B के केस में मैंने आपको बताया था क्योंकि ये सिस्टम आइसोलेट हो चुका है तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, तो चार्ज अभी भी B का कितना रहेगा? CV रहेगा।
तो यू बी एनर्जी ऑन बी जब आप निकालने की कोशिश करोगे कैसे निकाल सकते हैं मैंने कहा दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट, क्या मैं बोल सकता हूँ क्यू स्क्वायर बटा 2c आपका फॉर्मूला होता है। क्यू की जगह तो अभी भी आप यही लिखोगे CV का स्क्वायर बटा 2, C की जगह क्या लिखोगे CK लिखोगे, क्योंकि कैपेसिटेंस तो बड़ी है ही, कैपेसिटेंस तो बड़ी है। सो दिस बिकम्स कितना आपका हाफ CV स्क्वायर बटा K। तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी यार, टोटल एनर्जी विल बी UA प्लस UB। UA आप यहाँ से उठाओगे, UB आप यहाँ से उठाओगे, दोनों को ऐड करोगे, ये टर्म आपको मिल गई। दैट्स इट, डन हो गया आपका। उसके बाद आप चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो कि यार ओके UT मतलब ये बेसिकली U इनिशियल को ही लिखा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ये जो आपका UI है वही आपका यहाँ पे UT लिख रखा है, और ये जो UT डैश है ये बेसिकली बाद वाला टोटल। तो डाइलेक्ट्रिक से पहले वाला टोटल UT है, बाद वाले को T डैश लिख रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा ओके, ये प्रश्न सॉल्व हो गया होगा। आई होप हमने डेप्थ तक भी चीज़ें समझ ली हैं। इसके अंदर दो ही चीज़ें समझने योग्य थी कि जब यार आप एक बैटरी से कनेक्टेड रहते हो तो आपका क्या कांस्टेंट रहता है, आपका पोटेंशियल V कॉमन रहता है, और अगर आपको आइसोलेट कर दिया है तो अब आपका चार्ज सेम रहेगा। चीज़ समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यार, काफ़ी सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, अब हम सारे प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, ये बेसिकली एक X हो गया एक Y, 2 कैपेसिटर आपको दे रखे हैं, दोनों का सेम एरिया है, दोनों का एरिया सेम दे रखा है, सेम सेपरेशन है, दोनों का डिस्टेंस बीच में जो D है वो भी दोनों का सेम है, ठीक है, समझ में आ गया हमें। अब X के बीच में तो एयर है, X के यहाँ के बीच में तो एयर है, एयर मतलब बोले तो एक तरह से वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, तो इसकी परमिटिविटी तो आपको एप्सिलॉन नॉट दे दी, और आपको बता रखा है Y कंटेन्स अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ ER इक्वल टू 4। आपको चैप्टर नंबर 1 याद आ रहा है जहाँ पे हमने ER पढ़ा था, रिलेटिव परमिटिविटी, वही होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको बेसिकली K की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। मैंने कहा ओके, आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो बेसिकली अगर इसकी कैपेसिटेंस C है तो इसकी कैपेसिटेंस 4C होगी। कितने लोगों को ये चीज़ पकड़ में आ गई कि इसकी कैपेसिटेंस C है तो इसकी कैपेसिटेंस C से 4 गुना ज़्यादा होगी। यस, मैंने कहा हाँ जी। अब आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफेरेड। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों सीरीज में जनाब। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता था, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यस, और उसको हम बोल देते थे कि यार C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाता है, C1 अपॉन C1 प्लस C2। इस पर्टिकुलर केस में C1 कितना है, C2 कितना है 4C, और नीचे कितना आ जाएगा C प्लस 4C। और आपको क्या बता रखा है, C इक्विवेलेंट कितना है 4, ये देखो ना 4 माइक्रोफेरेड के बारे में, 4 छोटे माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 4C बटा 5 उस तरफ चला जाएगा, तो C की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 माइक्रोफेरेड के बराबर आ गई, ठीक है। 4 तो कट गए और 5 माइक्रोफेरेड। तो अगर मेरा C 5 माइक्रोफेरेड है, कितना, ये देखो ऊपर की तरफ देखो राइट कॉर्नर में, C अगर 5 माइक्रोफेरेड है तो दूसरा वाला 20 हो जाएगा, 4 × 5, ठीक है। तो वही लिख रखा है यार यहाँ पे कि C मेरा 5 माइक्रोफेरेड आया और दूसरा मेरा 20 माइक्रोफेरेड आ गया। पहला प्रश्न डन। सेकंड क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स X एंड Y। X और Y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताएं कितना है। देखो बड़ा आसान है, इन्होंने 15 वोल्ट तो दे ही रखा है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और कुछ नहीं निकालना आपको। तो मैंने कहा देखो यार आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हमें पता है चार्ज इक्वल टू CV, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हाँ जी, अब कितना टोटल चार्ज है, देखो यार आपको C इक्विवेलेंट कितना बता रखा था, 4 माइक्रोफेरेड बता रखा है, आपको V की वैल्यू पता ही है 15 वोल्ट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ Q इक्वल टू CV जब आप करोगे तो 4 × 15 इक्वल टू कितना हो गया, 60 माइक्रोकूलम। तो ये तो टोटल चार्ज हो गया। इस चार्ज को आप फील कर पा रहे हो, ये कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जो यहाँ से निकला है। क्या है ये वो चार्ज है जो यहाँ से निकला है। कितना निकला है, 60 माइक्रोकूलम। और क्योंकि सीरीज में है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पे भी उतना ही गया है, इस पे भी उतना ही चार्ज गया है। क्या डिफरेंस होता है सीरीज में, पोटेंशियल अलग अलग होते हैं दोनों कैपेसिटर के। हाँ जी, तो अब किस प्रकार से निकाल सकते हैं, मैंने कहा देखो बहुत आसान है, मैं बोल सकता हूँ कि यार X के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको Vx बोल दें, और Y के अक्रॉस जो है उसको Vy बोल दें। तो क्या मैं बोल सकता हूँ Vx इक्वल टू Q/Cx होगा। हाँ जी बोल सकते हैं। चार्ज मेरा कितना है, वही 60। भैया 60 क्यों लिया आपने चार्ज, क्योंकि सीरीज है। अगर यहाँ से 60 निकला है तो X के अंदर भी 60 जाएगा और Y के अंदर भी 60 जा रहा होगा, हमें पता है।
तो इसलिए मैंने Q की जगह क्या रखा है, 60 लिखा है। और कैपेसिटेंस इसका कितना है, 5 है, तो 60/5 लिख देंगे हम। सिमिलरली अगर मैं Vy की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू Q/Cy। चार्ज कितना है, वही 60, कैपेसिटेंस ऑफ Y कितना है, 20, तो ये तो आ गया आपका 3 वोल्ट और ऊपर वाला आपका आ गया 12 वोल्ट। क्या चीज़ हमें समझ में आ गई? आई होप हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आया था 2014 के अंदर, छोटा सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन, शक्ल से मत डरना, बहुत लल्लू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज E। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिया और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E बता रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा पॉजिटिव प्लेट रहा होगा, ये कुछ यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रहा होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E बता दिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q ओवर अ क्लोज लूप रेक्टेंगल ABCD। एक चार्ज को मैंने पकड़ा, उसको इस तरफ लेके गया, फिर नीचे लेके गया, फिर इधर लेके गया, फिर ऊपर वापस वहीं लाके छोड़ दिया। कितना वर्क डन करना पड़ा? क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो अगर आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आप खत्म हो गए तो आपके डिस्प्लेसमेंट कुछ हुई नहीं, आपका वर्क डन कितना हो गया, निल बटा सन्नाटा, 0। प्रश्न खत्म। ठीक है, तो हम क्लास 11th में थे, तो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में हमारे भाई फिजिक्स टीचर ने हमें एग्जांपल बताया कि बेटा तुम पूरे दिन में कोई काम नहीं करते, क्यों? क्योंकि तुम अपने घर से निकले, तुम बस पकड़ी, स्कूल पहुंचे, पूरा काम किया, उसके बाद वापस उसी रास्ते से पहुंच के अपने घर में बेड पे जाके बैठ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, तो वर्क डन 0। और हम भाई छोटे बच्चे ऐसे ही हूँ, भाई साहब क्या ही पता चल गया, पहली बार 11th क्लास में दिमाग खुल गया, ओ हो। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है? वैसे एग्जामिनर को हमेशा हम कह रहा है क्यों बोलते हैं, कह रही हैं क्यों नहीं बोलते? नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, कौन कहता है फिजिक्स पढ़ के दिमाग नहीं खुलता? खुलता है। नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 3 माइक्रोफैरेड। क्या कह रहा है, क्या कह रही हैं ये कह रही हैं, मोदी जी दिख रहे हैं साथ में, 3 कैपेसिटर हैं आपके, इन तीनों को सीरीज में लगा रखा है, बहुत बढ़िया, और इन तीनों का C इक्विवेलेंट जो है वो 3 माइक्रोफैरेड के बराबर है, और ये तीनों आइडेंटिकल हैं, मतलब दिस इज ऑल्सो C, दिस इज ऑल्सो C, दिस इज ऑल्सो C। तो आप क्या करने वाले हो बेसिकली, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू 3/C। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/3। ठीक है, ये C/3 हमारे पास आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ ओके दिस इज 3, दिस इज C/3, सो C इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो कैपेसिटेंस मेरे पास आ गया 9 माइक्रोफैरेड। तो एक अकोले का 9 माइक्रोफैरेड आ चुका है, ये हमें समझ में आ गया। क्या पूछ रहा है? What will be their net capacitance if connected in parallel? अगर पैरेलल लगा दें तो क्या होगा? बहुत ही लल्लू क्वेश्चन, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन। इससे गंदे वाले तो हमने अभी, मेरे को लग रहा है सबसे मुश्किल वाले हमने पहले ही कर लिया। तो 9 9 9, ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 9 + 9 + 9, क्योंकि हमें पता है C1 + C2 + C3 होता है पैरेलल के अंदर, विच इज इक्वल टू 27 माइक्रोफैरेड। भाई समय देखना पड़ता है, 30 मिनट में बंद हो जाएगा। ठीक है, पता चला मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूं। अब फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द 2 कॉन्फ़िगरेशंस इफ दे आर बोथ कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अरे यार, ये कह रहा है रेशियो ऑफ एनर्जी बता दो इन द कॉन्फ़िगरेशन इफ दे आर बोथ कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। सेम सोर्स का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है? सेम सोर्स का मतलब है कि आपकी बैटरी सेम है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जनाब, तो मेरा सोर्स तो सेम है। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, ½ CV²। तो जब ये सीरीज में है, अब आपका V तो सेम है क्योंकि सेम सोर्स बोल दिया सीरीज और पैरेलल में, तो बेसिकली कैपेसिटेंस ही देखना है। अब कैपेसिटेंस सीरीज में कितना था, इक्विवेलेंट में C इक्विवेलेंट कितना आया था मेरा, अजी आया था 3 माइक्रोफैरेड के बराबर, और जो पैरेलल है, पैरेलल में मेरा C इक्विवेलेंट कितना आया था, ये जनाब आया था 27 माइक्रोफैरेड के बराबर। तो बेसिकली अगर मेरे को एनर्जी इन सीरीज अपॉन एनर्जी इन पैरेलल निकालना है, तो मैं सीधा यही बोल दूंगा, अरे बेटा V² तो कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है, एक तरह से 3/27 विच इज इक्वल टू 1/9 का रेशियो आ जाएगा।
चीज़ समझ में आ गई हमें? हाँ जी भैया आ गई, बहुत ही बढ़िया। तो अब यार हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद यार हम कुछ एमसीक्यूज कर रहे होंगे, 1 मार्कर, कुछ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ केस स्टडीज होंगे जिन्हें हम देख रहे होंगे। और एक चीज़ यार, जब भी आपका कोई भी चैप्टर का पार्ट 1 आ रहा होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हमेशा कम दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सारे एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग वगैरह ये लास्ट में कराए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी फर्स्ट पार्ट में भी होंगे, पर सेकंड थर्ड पार्ट, आखिर के पार्ट में आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए जनाब शुरुआत करते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी। ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसे बैटरी से चार्ज किया हमने। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड and a dielectric slab with its thickness equal to the plate separation is inserted between the plates। क्या कहा जा रहा है? ये वही कहानी है यार कि पहले तो एक कैपेसिटर था, वो इनिशियली अनचार्ज था, तो उसको एक बैटरी लगा के चार्ज कर दिया। उसके बाद क्या किया, जब वो चार्ज हो गया फिर उसकी बैटरी हटा दी गई। बैटरी हटा दी तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अब वो अपने आप में एक आइसोलेटेड कैपेसिटर बन चुका है। और जब ये आइसोलेटेड है तो इसका बेसिकली जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहेगा। अब इसके अंदर किसी ने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया। क्या घुसा दिया? एक डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या? पहला, हाउ विल फर्स्ट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, थर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी अफेक्टेड। अब बड़ा आसान सा है यार, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, आपने बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, को कैपेसिटेंस बढ़ जाती थी, कैपेसिटेंस बढ़ जाती थी, तो जो मेरी कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी, कितनी? k टाइम्स बढ़ जाएगी। तो माई न्यू कैपेसिटेंस दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट k टाइम्स माई ओल्ड कैपेसिटेंस। वो यहाँ पे लिख रखा है। क्या चीज़ सेम रहेगी? मैंने कहा यार आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में मेरा चार्ज हमेशा सेम रहेगा। तो अगर डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले चार्ज क्यू था तो डाइलेक्ट्रिक के बाद भी चार्ज क्यू ही रहेगा। तो मैंने कहा कि q इज इक्वल टू CV होता है, राइट। अब ये जो q नया है वो अभी भी q है, ये C की जगह तो क्या आ चुका है, KC आ चुका है, कैपेसिटेंस K टाइम हो गया। आप में से कितने लोगों को फील आ रहा है ये मेरा V बटा K बन जाएगा? V बटा K बनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Q तो मेरा सेम है, तभी ये K और K कट पाएंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो मेरा पोटेंशियल है वो K टाइम्स कम हो जाएगा। और ये तो हमने डेरिवेशन के दौरान जब मैं आपको डाइलेक्ट्रिक पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था, पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स आपका बढ़ जाता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वाला भी हो गया कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है, राइट। ये यार यहाँ पे लास्ट में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। बेसिकली ये Q अपॉन C डैश आपका होना चाहिए था, ये V अपॉन K हो जाएगा, ठीक है। ये K टाइम्स डिक्रीज हो गया है। थर्ड क्या पूछा गया है? द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी अफेक्टेड। क्या एनर्जी को फर्क पड़ेगा? मैंने कहा दिखा लो एनर्जी के फॉर्मूले। क्या मैं बोल सकता हूँ Q स्क्वायर बटा 2C होता है। अब Q तो बदलेगा नहीं, Q तो एज इट इज रहेगा। C मेरा क्या हो गया है? C मेरा K टाइम्स हो गया है। तो क्या मैं बोल दूं एनर्जी डिक्रीज हो गई बेसिकली? यस और नो? बेसिकली पहले एनर्जी E थी, अब E बटा K हो चुकी है, तो एनर्जी भी मेरी डिक्रीज हुई है। E बटा K क्यों लिखी है? क्योंकि पहले मेरी एनर्जी थी क्या? Q स्क्वायर बटा 2C। अब कितनी है? इंटू 1 अपॉन K और करना पड़ेगा आपको। आई होप हमें ये बेसिक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, राइट। अब यार हमारे सीधे आ जाएंगे 1 मार्कर क्वेश्चंस। अब ये 1 मार्कर करने से पहले हमारी 2 NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं। ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। पहला तो है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होते हैं, और फिर एक है आपका कोसेंट्रिक कैपेसिटर का एक क्वेश्चन है। तो ये NCERT बैक एक्सरसाइज का या 29th क्वेश्चन है। क्या स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स held in the position by suitable concentric। डरना नहीं है। Show the capacitance of a spherical capacitor is given by C equal to 4 pi epsilon naught this blah 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 where R1 R2 are the radii of outer and inner spheres respectively। भैया क्या है? बहुत डर लग रहा है इस चीज़ से। देखो अभी बता देते हैं क्या है। कुछ नहीं है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यार एक तो आपके पास एक आउटर शेल है, एक आपके पास एक इनर शेल है। 2 शेल हो सकते हैं कंसेंट्रिक स्केल्स, ठीक है। आपने स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा था ना यार। वैसे स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में आपने क्या पढ़ा था? क्या यार इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? अगर याद आ रही हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये डेरिवेशन याद है? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, इस वाले क्वेश्चन में कोई इस्तेमाल नहीं है इसका, ठीक है। बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। अब आपसे जो 29th क्वेश्चन पूछा गया है इसमें यार आपको क्या पूछा कहा है कि यार इसका कैपेसिटेंस निकालो क्या है। बेसिकली ये 2 आपको कंसेंट्रिक स्फेयर्स दे दिए। अब इस सिस्टम का बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा।
जैसे आपने दो पैरेलल प्लेट ली थी, इसकी कैपेसिटेंस क्या निकाली थी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी निकाली थी। उसी प्रकार से अब कह रहे हैं यार इसको आप मान लो कि ये कंडक्टर 1 है, बाहर वाले को आप मान लो कंडक्टर 2 है, ये बीच में इसका सेंटर हो गया, तो अब बताओ इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। भैया कैसे निकाले, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा यार कुछ ऐसा करते हैं, बेसिक्स पे चल जाते हैं। हमें यह पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, यस ठीक है। अब Q क्या होता है यहाँ पर, Q तो होता है यार चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर, कि अगर ये पहला कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, मान लो कुछ भी ले सकते हो, मैंने इस अंदर वाले पे चार्ज मान लिया कि प्लस Q है, इसके ऊपर कुछ प्लस Q चार्ज मान लो कि अंदर वाला तो मान लो मेरा पॉजिटिव कंडक्टर हो गया, और कितना चार्ज है इसके ऊपर, Q है। तो अगर इस पे Q है तो वाया इंडक्टेंस दूसरे वाले पे क्या होनी चाहिए, माइनस Q, तभी तो कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर में एक पे प्लस Q तो दूसरे पे माइनस Q, तो मैंने कहा मान लो बाहर वाले के ऊपर माइनस कैपेसिटेंस है, मान सकते हैं, माइनस चार्ज है सॉरी, कितना, माइनस Q के बराबर। मैंने कहा ओके ये चीज समझ में आ गई मेरे। ओके तो क्या मैं बोल सकता हूं चार्ज की वैल्यू तो मेरे पास है ही, मेरे को निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है। कहीं से अगर मैं V निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, और V अपने आप में क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, दोनों कंडक्टर्स के बीच में। कौन से दोनों कंडक्टर, अंदर वाला और बाहर वाला। तो मुझे ये वाला डेल्टा V निकालना है, कैसे निकाल लूं, मैंने कहा निकालने का प्रयत्न कर सकते हैं भाई, कैसे नहीं कर सकते। अब इस पॉइंट को A बोल दूं और इस पॉइंट को B बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है जी, इस पॉइंट को, अरे पेन कहाँ गया, इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज द पोटेंशियल एट A। अब यार मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है कि अगर मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके बीच में अगर कुछ चार्ज Q पड़ा है, ठीक है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होता था, KQ बटा R होता था, इससे R डिस्टेंस दूर, ये चीज़ पता है ना, यस। सिमिलरली अगर एक स्फेयर है जिसके ऊपर चार्ज Q है, तो उसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, KQ बटा R होता है। आई होप ये आपको फॉर्मूले पता है, ग्रेट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ A पे पोटेंशियल कितना होगा, K ऑफ Q बटा R A, ठीक है। मान लेते हैं अंदर वाली रेडियस RA है और ये जो बाहर वाली रेडियस है इसको RB बोल देते हैं, ठीक है। प्लस मुझे यार ये बताओ, क्या B की वजह से, B मतलब बाहर वाले स्फेयर की वजह से अंदर वाले पे कुछ पोटेंशियल पड़ेगा, हाँ जी पड़ रहा होगा। कितना पड़ रहा होगा, मैंने कहा बराबर पड़ रहा होगा। क्या मैं बोल सकता हूं K ऑफ माइनस Q RB पड़ रहा होगा। यही तो होता था यार कि अगर मेरे पास एक स्फेयर है तो इसके इस पॉइंट पे अगर जो पोटेंशियल है KQ बटा R, वही इसके अंदर वाले पॉइंट पे भी होगा KQ बटा R। हर जगह सेम होता था KQ बटा R, हर जगह सेम होता था KQ बटा R, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू व्हाट, KQ 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। वहीं पे अगर मैं पोटेंशियल एट B की निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होता है, अगर मेरे पास एक ये है जिसकी रेडियस मान लो RA है और मैं यहाँ पे इस पॉइंट B की निकालना चाहता हूँ, तो इसकी वजह से यार यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ बटा X होता था, और यहाँ पे X इक्वल टू किसके बराबर है, RB के बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एट B अंदर वाले स्फेयर की वजह से कितना पोटेंशियल पड़ रहा है इस पॉइंट पे, इस पे पड़ रहा है KQ बटा RB। तो मैं बोल दूंगा KQ बटा RB प्लस जो बाहर वाला खुद है उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल पड़ ही रहा था, कितना पड़ रहा था, मैं बोल सकता हूँ K माइनस Q अपॉन RB। क्या आपको दिख रहा है ये दोनों कट जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर एक मेरे को VA माइनस VB निकालना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, VA के ही बराबर आ जाएगा। क्या इतना फंडा हमें समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ यार यहाँ पे भी आपको लिखा के दे रखी है। इन्होंने जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो वो VA माइनस VB जो कि बेसिकली VA माइनस 0 हो गया, क्योंकि VB मेरा 0 के बराबर है, वो VA के बराबर आ गया। तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू VA माइनस VB जो था ये तो 0 हो गया था, तो इक्वल टू VA आ गया। मैंने कहा ये चीज़ समझ में आ गई। और जो VA है ये क्या है, KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन B। A भी क्या है, बेसिकली जैसे मैंने रेडियस या रेडियस भी लिया था, इन्होंने इस प्रकार से ले रखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट KQ जो आपने यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, ठीक है,
ये क्या किसके बराबर आ जाएगा, के क्यू आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए आर बी आ जाएगा। और वही सेम टू सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, एज इट इज सेम टू सेम। तो अब क्या मैं कह सकता हूँ जनाब, मेरे पे चार्ज तो था ही, मेरे पास वी भी आ चुका है, तो अब मैं सी निकाल लूँगा। सी यार बड़ा सिंपल हो जाएगा आपका, सी मेरा हो जाएगा Q इक्वल टू सी वी होता है, C इक्वल टू क्यू बटा वी हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू Q अपॉन के क्यू बी माइनस ए बी। तो ये यार आपका आ गया, क्यू कट गया। सो दिस इज इक्वल टू क्या, के को अगर खोलूंगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो यही हमें यार प्रूव करना था अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। आई होप हमारा क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यार हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर वैसे तो कराया नहीं, पर आपको बैक एक्सरसाइज में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है, ये जो आपके रिमोट कंट्रोल के अंदर डलते हैं, एसी का रिमोट हो गया, आपके पेंसिल सेल जिन्हें हम बोलते हैं, तो इनके अंदर 2 कंडक्टर होते हैं। आपको बाहर वाला ही दिखता है, हम जब सेल को दिखते हैं तो हमें ऐसे दिखता है कि यार भैया एक ऐसा ही सेल ही तो है, नहीं, इसके अंदर भी एक छोटा सा होता है सिलेंडर एक और। तो वही यहाँ पे दिखा रखा है, ये है इसका इनर सिलेंडर जिसको आप कंडक्टर 1 बोल सकते हो, और इस कैपेसिटर का दूसरा कंडक्टर है इसका आउटर सिलेंडर। क्या ये चीज़ें हमें समझ में आ गई? मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, एक के ऊपर आप प्लस क्यू चार्ज मानते हो और दूसरे के ऊपर आप माइनस क्यू चार्ज मानते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करा है, जो इनर वाला है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज मान लिया, तो इसके ऊपर ये इनर वाले पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब गोलू है ना, तो पूरे पे ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज, और जो आउटर साइड है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया होगा, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया बाहर वाले सिलेंडर के ऊपर। अब यार मुझे इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, जैसा कि इसने यहाँ पे कह रखा है क्या, कि डिटरमाइन द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकालो इसकी। मैंने कहा ओके निकाल सकते हैं। क्या क्या चीज चाहिए होती है, मैंने कहा Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला याद है मुझे, हाँ। क्या चार्ज Q पता है, हाँ। चार्ज Q क्या होता है, बेसिकली ये कि इसके ऊपर आपने कितना प्लस Q छोड़ा है, तो वो तो मुझे पता है, मैंने कहा चार्ज Q कुछ भी मान लो उसको आप। V अगर मुझे समहाउ और पता चल जाए, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या मैं कैपेसिटेंस नहीं निकाल लूंगा? हाँ जी निकाल लूंगा। अब मैं V कैसे निकालूं? पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है किसके बीच में, जो इनर सिलेंडर है और जो आउटर सिलेंडर है। बेसिकली मेरे को यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V निकालना है। कैसे निकालें? मैंने कहा बड़ा सरल है जी। अगर आप यहां पे देखें, क्या हमने यूं पढ़ा था, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस इज नथिंग बट माइनस dV बटा R, यस और नो? मैंने कहा ग्रेट। तो क्या मैं बोल सकता हूं dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर? ये भी कह सकते हैं, हाँ जी कह सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस E डॉट डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी? क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली साइड पॉजिटिव है और आउटर सिलेंडर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जा रही होगी। अगर मैं राइट साइड में देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अगर मैं डी आर देखूं, डी आर क्या है, ये रहा डी आर, छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस इनर सरफेस से, इनर सिलेंडर से आउटर सिलेंडर तक जब मैं जा रहा हूं, तो छोटा छोटा जो डिस्टेंस चल रहा हूं उसको मैंने डी आर बोल दिया। अब यार यहां पे हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली मैं डी आर, छोटा छोटा डी आर की बात क्या कर रहा हूं, एक बार मैं पूरा ले लेता हूं ना, एक बार मैं पूरा क्यों नहीं ले रहा? मान लो ये बी है, अंदर वाला ए है, तो ये बीच वाले को मैं बी माइनस ए सीधा क्यों नहीं ले रहा? मैं सीधा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यार जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हर पॉइंट पे बदलती जा रही है। क्यों बदलती जा रही है? अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमने निकाला था सिलेंडर की वजह से, ये आया था हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, चैप्टर नंबर 1 याद है, और ये आर के ऊपर डिपेंडेंट आता था। तो मैं सीधा बी माइनस ए नहीं लिख सकता, वरना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे रास्ते के दौरान सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। जैसे जैसे आपका सेंटर से ये आर डिस्टेंस बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, उस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती जा रही है। तो मैं एक बार में छोटा सा डी आर लूंगा, छोटे से डी आर को कंसिडर करूंगा, छोटे छोटे डी आर को, तो इसलिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस प्रश्न के अंदर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, वो जो मेरा dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, डी आर भी इस डायरेक्शन में, तो cos 0 यहां पे लिख दिया हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डी आर यहाँ पे था ही। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो और इसके इंटीग्रेशन पड़ जाएगा, इसके इंटीग्रेशन पड़ जाएगा। कहां से कहां तक?
आपकी जो रेडियस है बी से लेके ए तक। तो ये यार क्या आएगा, डी आर बटा आर का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको लॉग मिल जाएगा। लॉग के अंदर आप लिमिट डाल दोगे दोबारा बी से लेके ए, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपका एल एन बी बटा ए आ जाएगा यहाँ के ऊपर। तो अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। तो आपको चार्ज पता है, आपको पोटेंशियल पता है, क्या हम कैपेसिटेंस नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। तो वही यहाँ पे किया है, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बटा वी विच इज इक्वल टू नथिंग बट, भैया ये चार्ज को लैम्डा एल कैसे लिख दिया? अब लैम्डा एल कैसे लिख दिया? लैम्डा क्या है यार आपका? लैम्डा क्या है आपका? लैम्डा है आपका डेंसिटी, ठीक है, और डेंसिटी इंटू एल हो गई इसकी लेंथ। तो वही आपको लिख रखा है कि टोटल कितना हो गया, लैम्डा एल इसका चार्ज हो गया, और नीचे ये जो पोटेंशियल वाली पूरी चीज़ है डिनोमिनेटर में आपको दे रखी है। आई होप हमें ये सारी बेसिक सिंपल चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एनसीईआरटी के दो अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे जो कि पीवाईक्यू में आ सकते हैं आने वाले सालों में, तो वो मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए हैं। अब जल्दी से यार कुछ 1 मार्कर्स मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। पहला क्या है, एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, प्लेस्ड एट O। बेसिकली इस यहाँ पर मैंने एक चार्ज Q रख दिया है, ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। आपसे पूछा जा रहा है पहला क्या, कि अगर चार्ज Q वो पॉजिटिव है, मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q रखता हूँ तो क्या पोटेंशियल A एंड पोटेंशियल B के बीच में क्या होगा? ऑब्वियस है ना, पोटेंशियल एट A विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार KQ बटा R हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। तो KQ बटा RA अगर हम देखेंगे, ठीक है, RA छोटा है तो देयरफॉर दिस विल बी बड़ा देन KQ बटा RB। चीज़ समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो RA इज लेस देन RB। आई होप हमें ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अगर नेगेटिव हुआ, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ तब तो यार उल्टा ही सीन हो जाएगा। उल्टा सीन क्या होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा K ऑफ माइनस Q बटा RA, और दूसरी तरफ हो जाएगा K ऑफ माइनस Q बटा RB। अब क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया तो इसलिए परिस्थिति बदल जाएगी। तो पहले पार्ट का आंसर है VA विल बी ग्रेटर देन VB। जैसे ही हमारा नेगेटिव हुआ तब हम बोल सकते हैं VA विल बी लेस देन VB। आई होप ये इस प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात है नहीं। साथ में इनके नीचे डिटेल्ड आंसर्स भी अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, वही सेम कहानी है जो मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डज द चार्ज गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड। ये कह रहा है कि कोई भी मेटालिक स्फीयर होता है, कोई भी मेटालिक, रैंडम मैंने शेप ले ली, ठीक है, डज द चार्ज गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर डिपेंड ऑन द वेदर इट इज हॉलो या सॉलिड। क्या वो हॉलो है या सॉलिड है, इस पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? नहीं जी, ये इस पर कोई चार्ज नहीं करता। क्यों? बिकॉज द चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आप जब भी कोई मेटालिक बॉडी लेते हैं, आप जब भी कोई मेटालिक बॉडी लेते हैं, हमेशा चार्ज उसके सरफेस पे आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको चार्ज नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसके ऊपर मैं एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन भी बताता हूं। जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे थे, आप में से किसी के दिमाग में ये आया कि भैया कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? जैसे कि वैक्यूम की जब हम बात कर रहे थे तो हम बोलते थे वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, तभी हम एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। ग्लास है तो ग्लास का हो जाता है 9, तो वो 9 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई कंडक्टर हो गया तो कंडक्टर का यार K होता है इन्फिनिटी, ठीक है। बेसिकली होता क्या, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इजीली मूव कर सकते हैं पूरे इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, तभी बिजली भी उसमें से पास हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ भागने लग जाते हैं जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। तो क्या मैं बोलूं, अगर मैं इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड देके मार रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है यार, कुछ इस प्रकार से जा रही हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इसको देख के सारे इलेक्ट्रॉन, अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाएगा ना, उस पर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। F इक्वल टू कितना, QE के बराबर, जहाँ पे चार्ज E हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगी, उल्टी डायरेक्शन में भागेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे लेफ्ट में सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में सारा नेगेटिव हो गया तो राइट साइड में रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। चीज समझ में आए, नेगेटिव सारा इस तरफ भाग गया तो दूसरी तरफ अपने आप पॉजिटिव हो गई। अब क्या आप देख रहे हो, इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड अब आ जाएगी, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसको मैं E इंटरनल बोल सकता हूं। और ये जो E इंटरनल होगी ये बराबर स्ट्रांग होगी जितनी E एक्सटर्नल थी, जितनी ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। EO विल बी इक्वल टू EI। अरे हाँ या ना, क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? ठीक है,
तो वही कारण है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कितनी होती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि ई नेट की जब हम बात करते हैं दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है, तो अंदर आपके कोई भी स्फेयर होता है उसके अंदर जो हॉलो होता है उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी हम क्वेश्चन जो करे भी थे कि बिजली आपकी कड़क रही है, केस स्टडी करी थी चैप्टर 1 के अंदर, तो गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से हॉलो है, बाहर मेटल है, अंदर इंसुलेटेड है। मैंने कहा ओके, तो ई नेट इज इक्वल टू वॉट, ई नॉट माइनस ई आई। ये चीज़ समझ में आ रही है। और वैसे मैंने ई नेट का एक और फॉर्मूला भी आपको बताया था, अगर याद आ रहा हो आपको, वो था ई नॉट बटा के। ई नॉट माइनस ई आई करोगे तो आपको जीरो मिलेगा, ई नॉट बटा के करोगे और के की वैल्यू इन्फिनिटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फॉर कंडक्टर्स, तो क्या देख रहे हो, ये भी जीरो ही आ रहा है। ये दोनों के दोनों मैच होते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से चाहे चीजें समझ रहे हो, दोनों एकदम सही हैं। ठीक है, तो जब अगला अगर आपसे कोई 1 मार्कर में पूछता है कि डज द चार्ज गिवन टू अ मेटालिक स्फेयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड, नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि वो हॉलो है या सॉलिड है, सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आके बैठ जाता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। चीज समझ में आ गई है हमें, ग्रेट। नेक्स्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फाइनल स्पीड इफ इट वाज इनिशियली एट रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एक्सेलरेट कर दिया गया है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। अब एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस v डाल दिया। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है यार, एनर्जी का फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू क्यू वी, याद आ रहा है। यहाँ पे u है आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, v है आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, q आपका चार्ज होता है। तो उसी लॉजिक से क्या मैं बोल सकता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ गई, इसके पास आ गई, चार्ज तो है इसका e, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इसके अक्रॉस v, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके पास एनर्जी आ गई ev के बराबर, ग्रेट। इस सभी चीज़ को यहाँ पे लिख भी सकते हैं साथ साथ में, क्या कि यार हमारे पास u इक्वल टू ev आ गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फाइनल स्पीड इफ इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। इनिशियली अगर ये रेस्ट पे था तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी। मैंने कहा ठीक है, अब ये जितनी भी एनर्जी है क्या मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रॉन इनिशियली तो रेस्ट पे था, उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एकदम से यूँ कुछ भागने लग गया कुछ गति v के साथ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को कुछ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गई होगी इसकी, इस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गई होगी। ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किससे कन्वर्ट हुई है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से ही तो कन्वर्ट हुई है। तो दूसरी तरफ मैं ev लिख सकता हूँ, ठीक है, ये कैपिटल v है, ध्यान रखना, v से काट मत देना, ये वेलोसिटी वाला v है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि स्मॉल v इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस ऑफ ई वी अपॉन कैपिटल अपॉन स्मॉल एम का अंडर द रूट। तो यही यार आपका सिंपल आंसर आ गया यहाँ पे। आई होप हमें ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, किस प्रकार से एक्सेलरेट हो सकता है भैया, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा आपको यार। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तब आपके चीज़ें और भी समझ में आएंगी आने वाले चैप्टर में, स्पेशली जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारे साइंटिस्ट के जब हम एक्सपेरिमेंट्स देख रहे होते हैं। होता क्या है कि चाहे आपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी देखा हो, क्या होता है आपकी दो प्लेट्स होती हैं यार, ठीक है, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ी बैटरी लगा के क्रिएट कर दिया जाता है। आप मॉडर्न फिजिक्स में देख रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि मान लो एक तरफ आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अगर ऊपर से ये पार्ट सब जाने लग जाए तो दिक्कत मत करना, क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जानी स्टार्ट हो जाती है, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि दूसरा ये जो प्लेट है ना, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के दूसरी तरफ फेंक देती है, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तक करवा देती है ये, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा सा आप मतलब समझें कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, कि मान लो कुछ प्लेट थी, उसके बीच में यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया ये एक्सेलरेट होकर दूसरी तरफ भागने लग गया। इनिशियली इसकी स्पीड u इक्वल टू 0 थी, बाद में कुछ स्पीड v आ गई। आई होप हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट प्रश्न, वायर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये कह रहा है कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, जैसे कि हमने अलग अलग पॉइंट्स के लिए बनाए थे, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज Q है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सर्कुलर होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है KQ बटा R। R अगर आपका बराबर है तो एक पॉइंट चार्ज Q के अराउंड सर्कुलर आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते थे, पढ़ा था हमने।
राइट। अगर आपकी पैरेलल ऐसे लाइन्स आ रही हैं तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस इस प्रकार से बनते थे, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस है मान लो, ठीक है, तो इससे परपेंडिकुलरली क्यों निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये परपेंडिकुलरली क्यों निकलती हैं, इसका कारण पूछ रहा है। इसका सिंपल सा कारण है यार, ऊपर नोट्स में भी मैंने दे रखा था, मेंशन कर रखा था। आप यूँ समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बना रखा है, बहुत बढ़िया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलरली है। एक सेकंड के लिए क्या मैं एज्यूम कर लूँ इसको मिटा के कि ये परपेंडिकुलरली नहीं निकल रही, कुछ ऐसे निकल रही है, तो इसको क्या मैं इसके कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ। एक तो हो गया इसका ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, और एक हो जाएगा इसका ये कंपोनेंट। मान लेते हैं इसको EX बोल देते हैं, इसको EY कंपोनेंट बोल देते हैं। अब क्या आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये हमारा इस एक्सप्रेशन से भी आया था, E = -dV/Δr, याद आ रहा है आपको? यस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका एग्जिस्ट अगर करता होता तो इस डायरेक्शन में मैं जैसे ही दाता पोटेंशियल ड्रॉप होता, और अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ अगर ये पॉइंट A है एंड दिस इज पॉइंट B, सो देन पोटेंशियल एट A शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। यस, और अगर ये चीज़ हो गई तो इक्विपोटेंशियल क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल तो हुआ ही नहीं, A और B पे तो सेम पोटेंशियल है, तभी इक्विपोटेंशियल कहते हैं। और अगर मेरा EX एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो मुझे पता है A का पोटेंशियल विल बी ग्रेटर देन B का पोटेंशियल। चीज़ समझ में आ रही है? कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो देयरफॉर EX एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिर्फ सीधा EY करता है, परपेंडिकुलरली आपकी ये चीज़ निकल जाती है। आई होप ये 1 मार्कर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग अनदर स्मॉल चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे एक स्मॉल प्लस क्यू चार्ज है, उसको A to B एंड फिर B to C। अगर A to B लेके जाते हैं, मान लो इसमें वर्क डन W1 हो रहा है, और B to C लेके जाता हूँ, इसमें वर्क डन W2 हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक अपना कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब आपको यार यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, उसके बाद ये गोला बना रखा है, पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट C। क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B जो है वो सेम है एज पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट C। दोबारा ध्यान से सोचें, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है एज जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। यस, अगर वो चीज़ सही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन भी सेम होगा। अरे हाँ या ना, क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है? आई होप ये चीज़ क्लियर हो। ये सैम्पल पेपर में था क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको भी। अब पढ़ लेते हैं यार केस स्टडी के बारे में। पहले केस स्टडी क्या कह रही है, एक पेस मेकर के बारे में बात हो रही है। ये आपका यार दिल है, दिल में आपका एक पेस मेकर डाल दिया गया है। तो काफ़ी बार दिल जैसे धड़कता है उसको एक है ना ट्रिगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जो ट्रिगर करता है उसे कि धड़कता रहे धड़कता रहे धड़कता रहे। अब कुछ लोगों में वो चीज़ नहीं हो पा रही होती है तो पेस मेकर लगा दिया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक पेस मेकर की फोटो लगा दी गई है। ये क्या करता है, इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ट्रिगर हार्ट बीट्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है यार, एक तो कैपेसिटर होता है, ठीक है, वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहता है बार बार, उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता रहता है। उसी का यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया गया है। अब इससे डरना नहीं है क्योंकि केस स्टडी में अभी तक ज़्यादा बनी है नहीं, तो मैंने अलग अलग किताबों से जोड़ जाड़ के खुद के कुछ बनू के बनाए हैं। और आप काफ़ी बार नोटिस करोगे केस स्टडी में ऊपर कुछ दे रखा होता है, नीचे प्रश्न कुछ अलग ही हैं। आप चाहो तो उन्हें सीधा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहला देखोगे, ये जो ए पार्ट है ये ऑलरेडी हम PYQ में कर चुके हैं। अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी। कैपेसिटर एक ले लूँ कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसको एक बैटरी द्वारा चार्ज किया गया। मैंने कहा बैटरी द्वारा चार्ज, तो इनिशियली तो 0 चार्ज होगा कैपेसिटर पे पक्का, और चार्ज कर दिया तो अब इसके ऊपर कुछ क्यू चार्ज आ गया होगा। मैंने कहा ठीक है। द बैटरी इज देन रिमूव्ड, उसके बाद बैटरी को हटा देंगे एज यूजुअल एज ऑलवेज। तो मैंने कहा ठीक है, अब ये आइसोलेट हो गया अपने आप में। एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या करा है, इसके साथ एक और निठल्ले कैपेसिटर को जोड़ दिया गया है जिसके ऊपर 0 चार्ज था। तो अब क्या होगा, ये Q कट के तो कुछ Q1 बन जाएगा और इसके ऊपर कुछ Q2 चार्ज आ जाएगा। चीज़ समझ में आ गई? सच डैट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, याद आ रहा है? प्लस साथ में क्या मैं बोल सकता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V' हो चुका होगा। यस, इस Q को मैं लिख सकता हूँ CV, ठीक है, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ C1V' प्लस C2V'। यस, ये C इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2। मैं दोनों साइड को इक्वेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली V इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V' इक्वल टू V/2। ये हमने चीज़ पहले भी करी थी। यस,
अब आपसे पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है द टोटल इलेक्ट्रोस्टैट एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम इज, कि अब यार जो अब ये सिस्टम बना है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है वो बताओ। क्या वो इंक्रीज हो गई डिक्रीज हो गई? अब बड़ा सिंपल है यार, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम चाहें तो इससे निकाल सकते हैं हाफ CV² से। यस, अब मुझे ये बताओ यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटेंस है वो तो कुछ बदल ही नहीं होगी क्योंकि कैपेसिटेंस तो सेम रहती है, पर इसका जो V है वो बदल चुका है। तो मैं सीधा यूँ बोल सकता हूँ क्या रोक के हाफ CV² होता था, V की जगह आप V/2 लिखोगे, इसका स्क्वायर आ रहा होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, प्लस एक चीज़ ध्यान और, ये तो एक सिंगल कैपेसिटर का हो गया इसका, क्योंकि 2 कैपेसिटर हैं तो इसको 2 से ज़रूर मल्टीप्लाई करना, इस पूरे को 2 से ज़रूर मल्टीप्लाई करना। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, ये 2 से 2 काट सकता हूँ मैं, मुझे मिल गया CV²/4। इनिशियली मेरे पास कितना था, जब अकेला एक ये मात्र कैपेसिटर था जिसके ऊपर चार्ज Q था, कैपेसिटेंस C थी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था, तब इसकी एनर्जी कितनी थी, इसकी एनर्जी थी हाफ CV²। तो पहले थी CV²/2, अब हो चुकी है CV²/4। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, बी ऑप्शन हो गया। यस, ये हमने कर भी रखा है, एक सिमिलर PYQ आया था। 64 ड्रॉप्स हैव अ कैपेसिटी C, 64 ड्रॉप्स हैं, बूंदे हैं जिनकी कैपेसिटी C है एंड अ पोटेंशियल V आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। अब मुझे बताओ एक बूंद है, बूंद को एक सेकंड के लिए आप एक कैपेसिटर की तरह देखना स्टार्ट कर दो, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस की तरह। तो Q = CV फॉर्मूला सबको याद है, मैं रंग बदल लेता हूँ, ऐसा करता हूँ कलर का, तो Q = CV हो गया। ठीक है, अब ये सारी ड्रॉप्स हैं अपने आप में आइसोलेटेड है, ग्रेट। अब क्योंकि 64 ड्रॉप्स हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ जब इन सबको कंबाइन कर दिया होगा टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, द चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप, अगर स्मॉल Q है, ये कह रहा है चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप इज अगर Q, ठीक है, देन द चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप विल बी, मैंने कहा क्योंकि 64 स्मॉल ड्रॉप्स थी उन सबको मैं जोड़ दूंगा तो सीधा 64Q। वही आइसोलेटेड वाला सिस्टम वाला फंडा मैंने यहाँ पे लगाया, काम खत्म। ठीक है कि आइसोलेटेड बहुत सारे चार्ज हैं, सबको जोड़ दिया तो वो पूरा सिस्टम भी आइसोलेटेड रहेगा, Q 64Q आइसोलेटेड, तो 64। अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर क्या है, वही कैपेसिटर है, डरना नहीं है नामों से, इज कनेक्टेड विद द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। वही सड़े क्वेश्चन, एक कैपेसिटर होगा जिसको किसी बैटरी से जोड़ दिया होगा, अच्छा जी जोड़ दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 6 mm, आपको D की वैल्यू दे रखी है 6। इफ अ ग्लास प्लेट अपने आप में क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक होता था, याद आ रहा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 दे रखा है और 4.5 mm थिकनेस का मतलब समझ रहे हो, इसकी थिकनेस आपको दे रखी है 4.5, इसकी K की वैल्यू आपको दे रखी है 9। आपसे पूछा गया है इसकी नई कैपेसिटी क्या होगी, व्हाट इज द न्यू C'। बड़ा सिंपल नहीं है, इसका हमने फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको याद आ रहा हो, कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला निकाला था डिराइव करके, ε0A D - T + T/K था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे D की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 6 - T क्या है 4.5 प्लस T क्या है दोबारा 4.5, K क्या था 9। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे ये तो कितना, ये पूरा पार्ट तो हो गया आधा 1/2। तो बेसिकली क्या है 6 - 4.5, दिस इज 6 - 4.5 इज 1.5। तो मैं नीचे जगह है यहाँ पे लिख रहा हूँ ε0A 1.5 + 1/2 विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट ε0A/2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो आपकी कैपेसिटेंस है इस पर्टिकुलर केस में ε0A/2 हो गई, इसको C' बोल दो। इनिशियल कैपेसिटेंस कितनी थी, इट वॉज ε0A/D विच वॉज नथिंग बट ε0A/D की वैल्यू क्या है 6, तो 6। अब आपको कंपेयर किसको करना है, आपको इसको कंपेयर करना है और आपको इसको कंपेयर करना है, इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करोगे तो क्या आपको दिख रहा है कितना इंक्रीज हुआ है भैया, 3 गुना इंप्रूव हो गया, तो 3 टाइम्स इंप्रूव हो चुका है कैपेसिटेंस, अब ज़्यादा स्टोर कर सकता है वो चार्ज। ठीक है, इस वाले को रहने देना, ये अभी आप नहीं कर पाओगे, चैप्टर 3 नहीं करा आपने। ये वाले को देख लेते हैं, कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट, एक कैपेसिटर है जिसके बीच प्लेट्स के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ DC सोर्स, ठीक है भाई DC सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड देन डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड, दोबारा उसकी मम्मी को उससे दूर ले गए। भाई एक कैपेसिटर था आपके पास, ठीक है, कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भी डाल रखा है, बहुत बढ़िया।
द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड, पहले ये बैटरी से पहले कनेक्टेड था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर कुछ चार्ज क्यू आ गया होगा। जैसे ही चार्ज क्यू आ गया उसके बाद इसको डिसकनेक्ट कर दिया, तो डिसकनेक्ट करते ही अब ये आइसोलेटेड हो गया, तो चार्ज क्यू तो इसके ऊपर रहेगा ही। एंड देन द डाइइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो रिमूव्ड, इसमें से डाइइलेक्ट्रिक भी हटा दिया। अब चाहे आप डाइइलेक्ट्रिक हटा दो फिर भी चार्ज क्यू तो रहेगा। चीज़ समझ में आई? तो पहले अगर इसकी कैपेसिटेंस सी थी, डाइइलेक्ट्रिक हटाते ही क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी सी बटा के। इतना तो अब आपके फंडे स्ट्रांग हो जाने चाहिए थे, ठीक है। मतलब अगर पहली बार पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, डाइइलेक्ट्रिक हटा दिया तो कैपेसिटेंस घट गया होगा, सी बटा के यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही है, क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पहले कैपेसिटेंस सी था अब तो डिक्रीज हो गया, सी बटा के हो गया, तो पहला तो गलत। दूसरा, क्या वोल्टेज विल डिक्रीज? मैंने कहा पता नहीं, देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? मैंने कहा देखो चार्ज तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा क्योंकि आइसोलेटेड है। अब हमें पता है Q इक्वल टू सी वी होता है फॉर्मूला, यस। अब C की जगह मेरे पास क्या आ चुका है, C बटा के, यस। तो पोटेंशियल मेरा K टाइम्स बढ़ना चाहिएगा, अरे हाँ या ना? अगर क्या आप कह रहे हो भैया? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V डैश होगा, दैट V डैश विल बी इक्वल टू V इंटू के। क्यों? जिससे कि ये के कट जाए और आपका चार्ज क्यू सेम रह पाए। तो बेसिकली आपका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होना चाहिए, पर इसने क्या लिखा रखा है, इसने कहा है कि वोल्टेज विल डिक्रीज, तो ये डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। अब हम देख लेते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज, एनर्जी स्टोर्ड होगी वो डिक्रीज होगी। मैंने कहा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अब मैंने कहा सी कितना है, सी तो आपका के टाइम्स डिक्रीज हुआ था और पोटेंशियल आपका इंक्रीज हुआ था, तो इंक्रीज वाले का तो स्क्वायर कर रखा है। चीज समझ में आ रही है? बेसिकली 1/k इंटू के का होल स्क्वायर, तो एक एक के कट गया, तो बेसिकली एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। इसको आप चाहो तो दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हो, यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा 2c। अब चार्ज तो आपका सेम है, पर जो आपका कैपेसिटेंस है सी डैश क्या है, बेसिकली सी बटा के है, ये के आपका ऊपर चला जाएगा, तो एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई है। तो एनर्जी स्टोर्ड विद डिक्रीज, ये भी आपका गलत हो गया, डी भी आपका गलत है, ए भी आपका गलत है, एक मात्र बच गया सी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी? मैंने कहा ऑब्वियसली हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, क्या होता था, जैसे ही आप दो प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक डाल देते थे कांस्टेंट के साथ, तो ई क्या हो जाता था, ई नॉट बटा के हो जाता था। अब जैसे ही आपने डाइइलेक्ट्रिक हटा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप हमने चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझ लिया यहाँ पे। सो ई आपका हो गया। सेकंड केस स्टडी भी आप देख सकते हो, यहाँ पे टच स्क्रीन के बारे में बताया गया है, पर आप फिर से क्वेश्चन देखोगे तो उनका टच स्क्रीन से कुछ लेना देना नहीं होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एज इट इज़ है, जो हमने अभी फर्स्ट केस स्टडी का ये करा था वैसा ही एज इट इज़ क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। सेकंड क्या है, अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, वो भी एज इट इज़ है, ये भी मैं करवा चुका हूँ आपको। ज़्यादा क्वेश्चन हैं ही नहीं केस स्टडीज़ में, जितने थे मैं 2-3 ही आपको मिलेंगे हर चैप्टर में, वो ढूंढ ढांड के मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली आप समझ गए, एक तरह से एमसीक्यूज हैं जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड 4-5 एक आपसे पूछेंगे। अब 2 मेटल प्लेट्स फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d, अ मेटल शीट ऑफ थिकनेस d बटा 2 एंड सेम एरिया इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन द टू केसेस। क्या बताया जा रहा है, ये कह रहा है कि दो प्लेट हैं, एक मेटल प्लेट ये रही, दूसरी मेटल प्लेट ये रही, ठीक है। 2 मेटल प्लेट्स फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d। अ मेटल शीट ऑफ थिकनेस d बटा 2, इसको ऑरेंज कलर से करते हैं, थिकनेस d बटा 2, मतलब d बटा 2 की थिकनेस के साथ इसकी थिकनेस क्या है, d बटा 2 एंड सेम एरिया, एरिया वही सेम है, अगर इसका a है तो मतलब पूरा लंबा है, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का यार फॉर्मूला याद, आपको याद है क्या है, एप्सिलॉन नॉट a, जब हम थोड़े से एरिया में डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं, कंप्लीट फिल नहीं करते, पार्शियली फिल करते हैं, d माइनस टी प्लस टी बटा के था। अब मुझे ये बताओ क्या भरा है आपने, डाइइलेक्ट्रिक के नाम पर आपने एक मेटल शीट भरी है, क्या भरी है, अ मेटल शीट ऑफ थिकनेस d बटा 2 इज फिल्ड एज अ डाइइलेक्ट्रिक। और कंडक्टर होता है, मेटल क्या होता है, मेटल अपने आप में एक कंडक्टर होता है, और कंडक्टर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, हाँ जी भैया बताया आपने। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एप्सिलॉन नॉट a
प्लस यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है t तो d बटा 2 के बराबर हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ d माइनस डी बटा 2 प्लस d बटा 2 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो ज़ीरो ही हो गया, तो आपको क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी बटा 2, जो 2 है वो ऊपर चला गया। तो ये आपकी कैपेसिटेंस हो गई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 2 गुना बढ़ गई, ये 2 गुना बढ़ गई। तो पहले अगर मेरे पास एप्सिलॉन नॉट a बटा d था, अब क्या हो चुका है, वो ट्वाइस हो गया उसका, तो रेशियो मेरा क्या हो गया, 2:1 का हो गया। आई होप हमें ये भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज इज 1 pf आपको दे रखा है। कह रहा है नेट कैपेसिटेंस, ये बहुत लल्लू क्वेश्चन है यार। ठीक है, देखिए क्या होगा, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, सीरीज के अंदर हैं। ठीक है, मतलब एक, दूसरा, तीसरा, और आपको इसका C इक्विवेलेंट दे दिया 1 के बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, बेसिकली अगर इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, इसका C, सो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है। यस, एक तरह से बोलें तो C/3 इक्वल टू 1 दे रखा है, तो C इक्वल टू 3 आ गया। तो हमने क्या, हर एक C 3 के बराबर निकाल लिया था। अब ये कह रहा है क्या नेट कैपेसिटेंस होगी अगर उन्हें पैरेलल में लगा लेंगे। मैंने कहा 1, दूजा, तीजा। ठीक है, तो 3 3 3 3 6 9 9 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कैपेसिटेंस ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स विल बी। इतना लल्लू क्वेश्चन पूछते हुए आखिर में, तो मेरे पास 4 कैपेसिटर हो गए, हर एक का 2 है, तो क्या मैं C इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C बटा 4। C कितना है, 2, 2 बटा 4 विच इज इक्वल टू 1 बटा 2 विच इज इक्वल टू 0.5 विच इज इक्वल टू माई आंसर C। अब नेक्स्ट आपके आते हैं यार असर्शन रीजनिंग। असर्शन एंड रीजन यार बहुत आसान है, मैंने बहुत ढूंढ ढांड के आप सभी लोगों के लिए 7 बनाए हैं जिन्हें मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे आप प्रैक्टिस करें। बहुत आसान है, जितना हमने करा है उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। और ये होमवर्क है, अगर आपके इशू आता है तो आप गूगल करोगे। गूगल कैसे करोगे कि मान लो आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई, आप सीधा वो लाइन फॉर अ पॉइंट चार्ज कंसेंट्रिक स्फेयर्स सेंटर डाटा लोकेशन गूगल पे लिखना स्टार्ट करो, एंटर दबाओ, आपको एकदम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। 3-4 वेबसाइट हैं जो कि बताती रहती हैं। वहाँ पे भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि होमवर्क इसलिए ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, जैसे कि मान लो जो कुछ जेई होता है, जेई में आपको एकदम स्पून फीडिंग कराई जाती है, 12वीं में स्पून फीडिंग कराते हैं। फिर आप कॉलेज के अंदर गए, कॉलेज में भी आपको काफ़ी बार प्लेसमेंट का कोर्स बना रखा है, स्पून फीडिंग करा दी। ऐसा बच्चा कल को जब इंजीनियर बनता है, किसी कंपनी में जाता है, तो टेक्नोलॉजी हर साल बदलती जा रही है, न्यू लैंग्वेज आती जा रही है, न्यू फ्रेमवर्क आते जा रहे हैं, तो उसे नई नई चीज़ें हर साल सीखनी है। तो अगर उस बच्चे को खुद जाके खोदने की आदत नहीं है कि गूगल निकाला, रे यार यहाँ से मैंने ये आर्टिकल पढ़ लिया, यहाँ से ये चीज़ सीख ली, तो वो बच्चा तो सर्वाइव कर जाता है। जो स्पून फीडिंग पे अभी भी पेंडिंग रहता है वो नहीं सर्वाइव कर पाता। ठीक है, तो आपको वो चीज़ हमेशा बिल्ड इन रखनी है। और तो इंजीनियरिंग भी आपको वो चीज़ सिखाएगी जब कॉलेज के प्रोफेसर आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे और आपको एक दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर करना होगा एग्जाम से एक रात पहले, तो आप अपने आप सीख रहे होगे कि कैसे गूगल यूट्यूब से सारी चीज़ कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे आपका होमवर्क है और ये आप कर सकते हैं। फिर भी आपके गूगल पे दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जनाब बता रहे हो। बहुत शानदार तरीके से आपको चैप्टर करा दिया गया है, पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हो चुकी हैं, और हमेशा हर चैप्टर के आखिर में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही होंगी, और एकदम परफेक्ट तरीके से। आई होप केमिस्ट्री का भी यार आपको इसी प्रकार से हमने करा रखा है, आप उसे यूज़ करें। कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, जिसमें आपका पाइथन हो गया, आईपी हो गया, आपका इंग्लिश के आपके सारे चैप्टर हो गए, राइटिंग स्किल्स हो गई, ये सब करा चुके हैं। मैथमेटिक्स हो चुका, फिजिक्स है आपका, कॉलेज में आओगे तो कोडिंग करा रखी है। सब कुछ अवेलेबल है आपका अपनी कक्षा और अपना कॉलेज के ऊपर। अगर आपको पसंद आता है तो दबा के घुमा के लाइक दबा देना है, ठीक है, और अपने दोस्तों वगैरह के साथ अगर आप करना चाहें तो शेयर करें, उनके साथ बकवास ना करें, क्योंकि हमारा आखिरी 1 साल है, इसमें आपको बहुत फोकस्ड रहना है अपने ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए जनाब सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।